सही, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो आगे आपकी अकाउंटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो वीक हो जाएगी। इसी तरीके से आगे भी जो टॉपिक चल रहे हैं, आपको जो जो प्रैक्टिस दी जा रही है, मिनिमम प्रैक्टिस है वो आपको लाजमी करनी है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो उस हैंडआउट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 तक जाएंगे आप, उसके आगे वाली क्वेश्चन आपको सिर्फ रीड करने हैं, अगर करने हैं तो। करने नहीं है अभी, हम बाद में टाइम मिलेगा तो उसको देख लेंगे। अब कल हमने जो है वो लेक्चर के एंड में खास बात की थी, 2 पॉइंट बताए थे मैंने। इक्वेशन को हम छोड़कर नए टॉपिक में जाएंगे तो 2 तब्दीलियां आएंगी। जी बताएं क्या तब्दीलियां थी, वो कल आप लोग आए नहीं थे तो आपने लेक्चर तो सुन लिया होगा। आपको कुछ पता ही नहीं है कल के बारे में, नहीं पता तो फिर, और अकाउंटिंग कभी पढ़ी भी नहीं है, तो ये तो बहुत अजाब का काम हो जाएगा आपके लिए। बेटा ऐसे नहीं करें, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आप बताइए बेटा वो 2 नए पॉइंट क्या थे जो मैंने बताए थे? क्या चीज? नहीं कंप्लीटली बताया ना मैंने, ऐसे थोड़ी बोला था। और बताए, कोई और बताए भाई। सर हम जो स्टेटमेंट डेटा एक्सपेंस और जो है ड्राइंग की वो अलग से सेपरेट बनाएंगे, और जो है डेबिट और क्रेडिट का। देखिए 2 पॉइंट बताए थे, इन्होंने बता दिए हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग इक्वेशन के अंदर हर चीज को इंक्रीज डिक्रीज के लिहाज से रिकॉर्ड करते थे। अब हम जो आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट एंड क्रेडिट में कन्वर्ट कर लेंगे। पहली बात ये है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग पहले क्या करते थे, एसिड लायबिलिटी, और ये आपने बात बताई है, एसिड लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी का डाटा मेंटेन करते थे, एक्सपेंस और रेवेन्यू का अलग से डाटा मेंटेन नहीं करते थे। तो होता क्या था, जब भी रेवेन्यू अर्न होती थी हम कैपिटल में ऐड कर लेते थे, और जब भी एक्सपेंस इनकर होता था हम कैपिटल में से माइनस कर लेते थे। लेकिन अब हम रेवेन्यू और एक्सपेंस का भी अलग से डाटा मेंटेन करेंगे। तो 2 बातें मैंने क्या बोली है, बोले आप जरा। हाँ, कल थे आप क्लास में? कल क्लास में नहीं थे तो फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं आप लोग क्या, छुट्टियां कर करके? बताएं बेटा वो 2 बातें जो कल हमने लास्ट टाइम बताई थी। दोबारा मैं बोल देता हूँ एक दफा, फिर आप बोलिएगा उसको, ओके बेटा? ऐसा ना, ये जो बिहेवियर है ना पढ़ने का, ये आपको आईसीएम में से आउट कर देगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। ये आप अपने आप को चेंज कर लोगे ना तो शायद आप कर लो सीएमए, वरना तो आप सीएमए नहीं कर सकते। ये कोई या वो इंटरमीडिएट क्लासेस नहीं है, ना ही ये कोई यूनिवर्सिटी की क्लास हो रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर होता है रिलैक्सेशन माहौल के, आपने छुट्टी कर ली हो गया, ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता ये। इसी में एक हॉलीडे है, डू नॉट स्टडी एट होम, तो सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा, आपको मुश्किल लगेगा, पेपर भी रह जाएगा और फिर आप छोड़ दोगे, फिर आप कुछ और कर रहे होगे, बीबीए बीएस वगैरह जो भी। तो आप लोगों को लाजमी, अगर आप नहीं आए हैं तो आपके लिए ही मैंने फिर वो रिकॉर्डिंग रखा है कि आप उसे देख लो। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको प्रीवियस क्लास का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं होगा हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगवाता हूँ, मैं चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। अब मैं जो आगे वाला काम करवा रहा हूँ आपको, ये प्रीवियस कल की अंडरस्टैंडिंग पे खड़ा होगा। कोई भी टॉपिक आइसोलेशन में पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आए और मैंने कोई ऐसा टॉपिक शुरू कर दिया जो कि प्रीवियस जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उससे कनेक्टेड नहीं है। हर चीज़ को प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन अगर आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़ा प्रॉपर तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये बात मैं आपको पहली और आखिरी मरतबा दोबारा बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा ये। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में ऐसे मुँह उठाकर नहीं आए। आप घर पर बैठ के स्टडी करके, दूसरों से पूछ के, सॉल्व करके मेहनत करें। जब आप यहाँ पर 2 घंटे नहीं आएंगे ना तो घर पे आपको 5 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ के 2 घंटे करके 5-6 घंटे के बराबर है। और फिर वो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा घर में, वो लगा के आए आप, वरना अगले दिन फिर बहुत इश्यूज हो जाएंगे आप। ऐसे अभी जो मैं काम करवाऊँगा समझ में तो आपके आएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो पढ़ने के बाद होती है अगर आप पूरी क्लासेस लेते हैं। छुट्टी जो है ना वो आपको बहुत परेशान कर देगी। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बेटा, कोई भी कोर्स है उसमें आप छुट्टी नहीं करें, क्योंकि मैं नहीं, ये जो पॉइंट्स हैं जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये कल मैंने समझाए हैं। तो आज मैं समझा नहीं रहा हूँ, आज मैं सिर्फ इनको बोल रहा हूँ। कल हमने डिटेल में इसमें बात की थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसिड लायबिलिटी और कैपिटल का डाटा मेंटेन होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंस को हम कैपिटल में ही एड लेस कर देते हैं। ये कल हमने 4 इक्वेशन सॉल्व की थी ना, तो उसके बाद काफ़ी देर तक तकरीर हुई थी इस पर। उसके अलावा भी मैंने ये भी बताया था कि अब इंक्रीज डिक्रीज को छोड़कर डेबिट क्रेडिट बोलेंगे।
अब डेबिट क्रेडिट कैसे बोलेंगे, इंक्रीज डिक्रीज कैसे खत्म होगा, ये मैंने अभी समझाया नहीं। लेकिन ये चीज हमने देख ली थी कि रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा इक्वेशन में मौजूद अलग से नहीं है। सही है, तो 2 पॉइंट थे ना हमारे। पहला, रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा नहीं है। तो अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। इसके अंदर हम रेवेन्यू और एक्सपेंस का भी अलग से डाटा मेंटेन करेंगे। तो पहले 3 टाइप का डाटा मेंटेन होता था। कौन कौन सा? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का। अब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू और एक्सपेंस, इन 5 हेड ऑफ अकाउंट का डाटा मेंटेन होगा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब इंक्रीज डिक्रीज को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेबिट क्रेडिट में। यानी जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे इसके बाद जिंदगी में भी हम कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेंगे, बल्कि उसकी जगह पर डेबिट एंड क्रेडिट बोलेंगे। तो मैं प्रॉपर्ली आपको डिटेल में ये सिखाऊंगा कि कैसे आप डेबिट क्रेडिट को, इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन समझ में उसके आएगा ना जो मुकम्मल तौर पर चीज को पढ़ेगा। अब देखिए, जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल में ये तमाम स्टेप्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं। अभी इसमें से एक चीज भी आपको नहीं आती। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, जनरलाइजिंग, एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, लेजर, ये सारा सीक्वेंशियल है। मतलब अगर कोई शख्स मुझसे कहे कि मुझे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, ये पढ़ा दें आप डायरेक्ट, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एडजस्टिंग एंट्रीज, उससे पहले प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, लेजर, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, और उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, और उससे पहले थ्योरेटिकल जो आपको चीजें बताई थी सारी वो पढ़नी पड़ेंगी। ये सब सीक्वेंशियल है। इसी वजह से आप इसके अंदर किसी भी एक टॉपिक को अगर खराब करेंगे तो फिर आपका अगला टॉपिक खराब हो जाएगा। और अकाउंटिंग साइकिल आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी 2 तरीके से इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस तो ये है इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा, आगे हर टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक आएगा एक, वो आपका अच्छा हो, आपको अकाउंटिंग साइकिल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जल्दी आ जाए। अगर आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे आगे, सिलेबस मैंने अपलोड किया हुआ है ना, आप खोल के देखिएगा उसको। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग साइकिल आना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, इनमें से एक टॉपिक भी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमें पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, कौन सा, एनालिसिस का। ये हमें स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक लेक्चर देने वाला हूँ अभी। वो लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एनालिसिस पढ़ सकें। एनालिसिस का मकसद वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या? यू विल कन्वर्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। तो एनालिसिस में हम ये सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्रीज और डिक्रीज इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि इक्वेशन में हम क्या करते थे, कोई चीज बढ़ती थी प्लस करते थे। वी विल कन्वर्ट, लिखनी आप, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। हम आप सिर्फ समझे चीज को कि जो इंक्रीज डिक्रीज हम इक्वेशन में लिखते थे ना, प्लस माइनस, अब उसको हम डेबिट क्रेडिट बोलेंगे आगे जाके। तो किस तरीके से हम इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको एनालिसिस में पढ़ाऊंगा। तो आपको अभी परेशान नहीं होना है ना, आपको अभी समझ में आया कि होगा कैसे। लेकिन इसमें हमें ये पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए एक लेक्चर हम ले रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, गौर से सुने। इस पूरे अकाउंटिंग साइकिल में ना 2 टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको मेहनत करनी है। एक एनालिसिस में जो अभी हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट कर रहे हैं, और एक टॉपिक आपके पास है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट का टॉपिक डबल इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये 2 टॉपिक आपके खराब हो तो अकाउंटिंग साइकिल आपका कितना भी अच्छा कर लें, आप सारी चीजों को पढ़ते रहें, आपसे एरर होते रहेंगे। अगर आपके एनालिसिस खराब है, रिकॉर्डिंग, लेजर, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यहाँ आप बहुत सारे एरर्स करेंगे। और अगर आपकी एडजस्टमेंट खराब है तो ये आगे जितने स्टेप्स आ रहे हैं इसमें आपके सेवरल एरर्स होंगे, तो ये आप फिर सही नहीं होगा। और जब अकाउंटिंग साइकिल सही नहीं होगा, आगे वाली पूरी इमारत आपकी खराब होगी। किसी भी टॉपिक को आप डायरेक्ट पढ़े ना, आगे जाकर अकाउंटिंग साइकिल के बगैर पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वो वीक टॉपिक होगा आपका। जरा सा क्वेश्चन मुश्किल करेंगे ना, आप गलत कर दोगे, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल हमारा मौजूद नहीं होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें हमें क्या पढ़नी है, एनालिसिस। और हम लोग वही 2 काम कर रहे होंगे। दो मिनट बेटा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अभी हमें एनालिसिस को पढ़ने के लिए एक दूसरा लेक्चर लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। आगे आ जाए आप लोग, पीछे क्यों बैठते हैं, आगे आ जाए। सारे तीनों के तीनों आगे आ जाओ। पीछे बैठने का क्या कॉन्सेप्ट है, आगे चेयर खाली है, आप आगे आके बैठे। पीछे नहीं बैठा करें बेटा क्लास में मेरी। आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए, आप दोनों आगे आ जाए, जगह है। कम फॉरवर्ड, ब्लू शर्ट कम फॉरवर्ड। बेटा बैग अंदर रख लो वहां पे, यहाँ ब्लू शर्ट आप है, यहाँ आ जाए।
हाँ, आप सही लग रहा है ना, क्लास सही हो गई अब। अच्छा, तो एनालिसिस पढ़ने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने के बाद ही आप फिर एनालिसिस को परफॉर्म कर सकेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए अब गौर से सुनिएगा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हमको अकाउंट को समझना पड़ेगा। अकाउंट क्या चीज है, तो उसका देखिए जवाब आ रहा है हमारे पास। अकाउंट क्या है, तो सवाल हमारा सबसे पहले क्या है बेटा, बात है हमारा सवाल क्या आया दिमाग में, हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट को समझ रहे हैं कि अकाउंट क्या होता है। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि अकाउंट क्या चीज है, यही सवाल होगा ना। तो उसका जवाब आ रहा है कि अकाउंट एक डिवाइस है। अकाउंट इज अ डिवाइस। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि डिवाइस क्या होता है। इसका जवाब आ रहा है दोबारा कि डिवाइस हर वो चीज होती है जिसकी मदद से कोई काम किया जाए। तो पहला सवाल क्या था बताइए, अकाउंट क्या है, तो जवाब क्या आया था, अकाउंट एक डिवाइस है। फिर सवाल क्या आया हमारे दिमाग में कि डिवाइस क्या होता है, तो उसका जवाब क्या आया कि डिवाइस ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से कोई काम किया जाए। मिसाल के तौर पर ये पेन है, दिस इज द डिवाइस, राइटिंग डिवाइस, जिसकी मदद से लिखते हैं। मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसकी मदद से भी कोई काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, डिवाइस कहलाएगा। तो फिर हमारे दिमाग में एक और सवाल आ गया, फिर जब अकाउंट एक डिवाइस है और डिवाइस वो होता है जिसकी मदद से कोई काम किया जाए, तो अकाउंट की मदद से क्या काम होगा। तो हमारा सवाल आ गया कि अकाउंट की मदद से हम क्या काम करेंगे। तो पहला सवाल क्या था, अकाउंट क्या है, तो जवाब क्या आया कि अकाउंट एक डिवाइस है। फिर सवाल क्या आया कि डिवाइस क्या होता है, तो जवाब आ गया कि डिवाइस हर वो चीज होती है जिसकी मदद से कोई काम किया जाए। फिर सवाल यह आया कि अकाउंट की मदद से क्या काम किया जाएगा, तो उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अकाउंट की मदद से एसेट अगर बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो तो आप अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लायबिलिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो, अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑनर इक्विटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो, अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ रही हो या कम हो रही हो, अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक्सपेंस बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कि एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इन पांचों के बढ़ने या कम होने को हम अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एक सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, जब अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं ये, यानी यही हमारा सवाल है जिसका जवाब हमें मिल जाएगा तो हमें ये पूरा लेक्चर हमारा हो जाएगा। क्या सवाल है हमारा, क्या अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इन पांचों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की है, अकाउंट इज अ डिवाइस इन विच, लिखना नहीं है ये, मैं लिख के दे दूंगा आपको, in which increase और डिक्रीज, ये सब मैंने लिखा हुआ है बेटा। इन, हाँ भाई, इंक्रीज भी रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज भी, किस किस में, इन एसेट, लायबिलिटी। देखिए जिन लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है उन्हें पता है एसिड लायबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट्स आते हैं, एसिड लायबिलिटी क्या होती है, और ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो इन पांचों चीजों के बढ़ने या कम होने को हम किसकी मदद से रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट की मदद से। यानी इनमें से कोई भी बढ़ेगा तो अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड करेंगे, इसमें से कोई भी कम होगा तो अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला सवाल क्या था, अकाउंट क्या है, तो जवाब आया अकाउंट एक डिवाइस है। फिर सवाल क्या आया कि डिवाइस क्या होता है, तो बताया कि डिवाइस वो चीज होती है जिसकी मदद से काम किया जाए कोई। तो फिर सवाल आया कि भाई जब अकाउंट एक डिवाइस है तो अकाउंट की मदद से भी कोई काम किया जाएगा, तो अकाउंट की मदद से क्या काम होगा, तो उसका जवाब आया कि अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर सवाल आया कि ये रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं। तो पहले आप मुझे बताएं अकाउंट की मदद से हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ एक दफा। अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं इसका जवाब तो मैं आपको दूंगा। क्या करते हैं अकाउंट की मदद से, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं आप बताइए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप मुझे बताएं कि अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो आप कहोगे मैंने तो अकाउंट को कभी देखा ही नहीं है। क्या आपके पास इस चीज का जवाब है कि अकाउंट के अंदर इन पांचों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। सही है। आप एक बात बताएं, क्या आप ये फैन जो चल रहे हैं और एसी रिपेयर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि वी डू नॉट हैव द स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। इस तरीके से
जिस चीज को करने के लिए नॉलेज या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती है, वो चीज टेक्निकल कहलाती है। क्या कहलाती है? टेक्निकल। जैसे एसी को रिपेयर करना एक टेक्निकल काम है, खाना पकाना टेक्निकल काम है। आपको रेसिपी पता होगी तो पका सकते हैं, वरना नहीं पका सकते आप। इसी तरीके से अकाउंट के अंदर इन पांचों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अकाउंट एक डिवाइस तो है, लेकिन कैसा डिवाइस है? टेक्निकल। टेक्निकल डिवाइस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ये काम होता है ना, कौन कौन से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए अभी जो हम चीज पढ़ेंगे उसकी मदद से आप सीख जाएंगे कि अकाउंट की मदद से हम ये पांचों काम कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं हम अकाउंट की मदद से? एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। अब इस चीज का जवाब चाहिए हमें, और इस चीज का जवाब देने से पहले हम क्या करेंगे, हम अकाउंट की पहले बताएंगे आपको शक्लें, फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स है अकाउंट्स की। यानी अगर जिंदगी में कभी भी आप एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करने गए तो किस में करना पड़ेगा? अकाउंट में करना पड़ेगा। ये बैंक अकाउंट नहीं है सिर्फ, ये हर किस्म के अकाउंट के बारे में बात की जा रही है। तो फिर आपको पहले देखना पड़ेगी अकाउंट की फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट किन किन शक्लों में मौजूद है। इसमें से एक ही शक्ल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं सारी शक्लों के नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास सारी शक्लें आ जाएंगी। अकाउंट की पहली फॉर्म कहलाती है ढांचा फॉर्म, स्केलेटन फॉर्म। इसका नाम है स्केलेटन फॉर्म, या इसको कहते हैं टी फॉर्म। यह भी आपके सामने आएगा, और हम इसी के अंदर ये बात सीखेंगे कि एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं अकाउंट में। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ जाएंगे, और हम फिर वो इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी इसकी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्म मतलब शक्ल ना, मतलब इसकी स्केचिंग होगी बाकायदा, तो इसकी स्केचिंग डिफरेंट होती है। और तीसरी कहलाती है सेल्फ बैलेंसिंग या रनिंग बैलेंस फॉर्म। अब हम अकाउंट को कौन सी फॉर्म में देखेंगे? अभी हम इसे देखेंगे टी फॉर्म में। इसे टी अकाउंट भी कहते हैं, स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं, टी फॉर्म भी कहते हैं। तो अकाउंट को अभी हम इस फॉर्म में देखने वाले हैं, सही है? तो आइए जरा देखते हैं। अभी आपके सामने मैं अकाउंट बनाने जा रहा हूं, और अकाउंट बनाने के बाद हमारे सवाल तो वही खड़ा हुआ है। अभी भी हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये पहले हम किस में रिकॉर्ड करते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन में, लेकिन सिर्फ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब हम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस पांचों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करेंगे। तभी हमारा सवाल भी यही आ रहा है कि अकाउंट के अंदर इन पांचों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस इन अकाउंट बाय अकाउंट। अकाउंट की मदद से हमें काम कैसे करते हैं। तो मैं आपको अकाउंट की एक शक्ल दिखा रहा हूं, पहली शक्ल। और कौन सी शक्ल है ये? टी फॉर्म। तो देखिए ये आपके सामने एक टी बनकर आ गया, यही अकाउंट कहलाता है। अकाउंट की पहली फॉर्म ऐसी होती है, इसे कहते हैं हम टी फॉर्म। इसी के अंदर हम एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करेंगे। ये जो अकाउंट आपने बनाया है ना, इसकी आपको 2 साइड्स नजर आ रही होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये पूरी जगह, इस पूरी जगह का एक नाम है। वो नाम क्या है कि इस पूरी जगह को हम कहते हैं डेबिट। क्या कहते हैं? डेबिट। यानी अगर कोई आपसे पूछे डेबिट का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? डेबिट का मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये पूरी जगह यहां से लेकर यहां तक की सारी जगह डेबिट कहलाती है। और ये जो पूरी साइड है, राइट हैंड साइड, इसको जो है वो कहा जाता है क्रेडिट। यानी आपको डेबिट का मतलब क्या मालूम चला कि डेबिट का मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड। तो ये अब मैं लिख रहा हूं, देखें, अभी हम अकाउंट पे दोबारा आ जाएंगे। डेबिट का पहला मतलब आपको मालूम चल गया, मैं लिख रहा हूं इसे। क्या मतलब है? डेबिट मीन्स लेफ्ट। अभी ये जो सारी चीजें चल रही है ना, इसमें आपको काफी चीजों के बारे में मालूम भी चलेगा, और आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी मालूम चल जाएंगे। काफी चीजें मैं डायरेक्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताऊंगा ना, तो वो बात नहीं आएगी। तो उससे रेलेवेंट हर चीज आपको बता रहा हूं जो आगे यूज होगी। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अब मैं इसको उर्दू में बोल रहा हूं, देखें गौर से सुनिएगा। डेबिट का पहला मतलब, बाहर जाओ बेटा, क्लास का टाइम तो ओवर हो गया।
आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ गए थे नमाज पढ़ने? अच्छा, ये पीछे एक मस्जिद है, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे नमाज पढ़िएगा, 1:30 बजे नमाज हो जाती है, सही है, ताकि आप जल्दी पहुँच सकें। तो डेबिट का मतलब, अब मैं उर्दू में क्या बोल रहा हूँ, डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो पूरी जगह है ना, ये डेबिट है। तो अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बोले यही तो इसका मतलब है कि डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब है ये पूरी जगह डेबिट कहलाती है, यही मतलब है ना। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप मुझे और मतलब बताएं इसका, कि डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको क्रेडिट का अगर मतलब लिखूं, यहां पर क्रेडिट के मीनिंग आ रहे हैं, तो क्रेडिट के क्या मीनिंग लिखेंगे हम? हाँ, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट की राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाती है। अब मैंने कहा कि डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का पहला मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या है? इसका वैसे मतलब क्या है कि ये पूरी जगह डेबिट कहलाती है, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं आपसे। डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हाँ बताओ। नहीं, अमाउंट के बारे में तो हमने बोला ही नहीं अभी कुछ भी। हमने बोला है कि डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है। इसका वैसे मतलब निकलता है कि ये जगह डेबिट कहलाती है। सही है जी। लेकिन डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब आपके दिमाग में तो यही आता है कि ये जगह डेबिट कहलाती है, लेकिन आपने इसमें एक लफ्ज पे गौर नहीं किया। मैंने बोला है एसिड का पहला, डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब है ये पहला मतलब है डेबिट का। और डेबिट का पहला मतलब मैंने आपको बताया, तो दूसरा मतलब भी होगा, और जब दूसरा मतलब होगा तो तीसरा मतलब भी होगा, और जब तीसरा मतलब होगा तो बस तीसरा ही है। डेबिट के 3 ही मीनिंग है, चौथे मीनिंग में आपको कहीं भी डेबिट नजर नहीं आएगा। और डेबिट का पहला मतलब मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट का भी पहला मतलब बता दिया। डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड यानी ये जगह, और डेबिट का दूसरा मतलब, और सॉरी, क्रेडिट का पहला मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड यानी ये जगह। अब डेबिट का दूसरा मतलब बता रहा हूं मैं आपको, जो आप बोल रहे थे वो डेबिट का दूसरा मतलब है। डेबिट का दूसरा मतलब यह है कि अगर कोई अकाउंट है और आपने उसकी डेबिट साइड पर कोई अमाउंट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 7,000 रुपए, तो आप ये कहेंगे आपने उस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर आपने क्रेडिट में 300 रुपए लिख दिए तो आप बोलेंगे आपने उस अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये अलग मतलब है। देखो, जैसे मैं कहूं कि डेबिट की तरफ देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं? अमाउंट लिखने की बात कर रहा हूं, मैं तो इस जगह की बात कर रहा हूं ना आपसे। तो यहां पर डेबिट का मतलब क्या होगा? ये जगह। लेकिन मैं कहूं कि इस अकाउंट को 7,000 से डेबिट कर दो, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसके डेबिट साइड पर 7,000 रुपए लिख दो। तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है? जगह का, और दूसरा मतलब है काम है। वो काम क्या है? अमाउंट लिखना। तो डेबिट का दूसरा मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड पर अमाउंट लिखना। और क्रेडिट का दूसरा मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड पर अमाउंट लिखना। अब आपको कहूं मैं ये अकाउंट है, इसको डेबिट करो 1 लाख से, तो आप समझ जाएंगे कि हमें 1 लाख रुपए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने हैं। लेकिन आपको बोला जाए आपका डेबिट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है मैं कहना चाह रहा हूं डेबिट साइड पे अमाउंट ज्यादा है। यानी डेबिट के दोनों मतलब हो गए, लेफ्ट हैंड साइड को भी डेबिट कहते हैं और वहां, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर अमाउंट लिखने को भी डेबिट कहते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होगा? राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं और राइट हैंड साइड पर अमाउंट लिखने को भी क्रेडिट कहते हैं। तो अभी आपके सामने डेबिट का दूसरा मतलब आ रहा है। क्या मतलब आ रहा है? डेबिट मीन्स टू राइट एन अमाउंट, कहां पर? इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट लिखने को भी हम क्या कहते हैं कि हमने उस अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट का दूसरा मतलब बताएं। क्रेडिट का दूसरा मतलब क्या है? क्रेडिट मीन्स, बेटा नमाज जो है ना आपको कहां पढ़नी है मैं आपको आज बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम से नमाज वहां पढ़ के जल्दी आइएगा। क्रेडिट मीन्स टू राइट एन अमाउंट, बताइए मुझे क्या लिखूं? इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो आपको डेबिट के भी 2 मतलब मालूम चल गए, क्रेडिट के भी 2 मतलब मालूम चले, लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है। सवाल क्या था हमारा? कि इस अकाउंट के अंदर
एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये सवाल था हमारा। क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया कि अकाउंट एक डिवाइस है, टेक्निकल डिवाइस है, इसकी मदद से एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। सवाल आया कैसे करते हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला, उसके जवाब देने की आपके साथ हमने तैयारी की है। अच्छा, मैंने अकाउंट की 3 फॉर्म आपको बताई है, इसमें से पहली वाली फॉर्म दिखाई है, 2 फॉर्म अभी नहीं दिखाई, तो एक साथ क्यों लिखवा दी, ताकि आपको यह पता चल जाए कि भाई 3 फॉर्म्स हैं, बाकी ये 2 फॉर्म अभी नहीं पढ़ेंगे, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आएगी बाकी फॉर्म्स के बारे में। अब आ जाए उस सवाल का जवाब। क्या सवाल था हमारा, क्या अकाउंट के अंदर, हाँ बताया बेटा क्या सवाल था, अकाउंट के अंदर एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बोले, चलो बोले। और वगैरह नहीं है, सब 5 चीजें। एसेट सही है, एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस, इन 5 के बढ़ने या कम होने को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी हमें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना है, बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करना है। तो अब उसका जवाब आ रहा है, अब आप गौर से सुनिएगा वो जवाब, और इसी जवाब से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट निकल कर आएंगे। गौर से देखिएगा मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ये इधर ही देखें, आपके सामने आ रहे हैं कुछ अकाउंट्स। जैसे अभी हम पहला अकाउंट बना रहे हैं, ये आ गया, आमने सामने बनाए जा रहे हैं, एक अकाउंट ये बना दिया मैंने, सही है। ये क्या है, हम इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। और कितने चीजों के बढ़ने या कम होने को अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड करते हैं हम, 5 चीजों के। इसी वजह से अकाउंट की टाइप्स 5 हैं, एसेट का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, ऑनर इक्विटी का अकाउंट। ऑनर इक्विटी बोल रहा हूं ना बार बार, इसका रीजन है ना, आप भी आप ऑनर इक्विटी बोले मेरे साथ ना, ताकि अभी आपको आगे पता चल जाएगा मैं ऑनर इक्विटी क्यों बोल रहा हूँ, कैपिटल क्यों नहीं बोल रहा हूँ। एसेट का कितनी किस्म की चीजों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं, 5, एसेट की, लायबिलिटी की, ऑनर इक्विटी की, रेवेन्यू की, एक्सपेंस की। इसी वजह से अकाउंट की कितनी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। ये 5 अकाउंट टी फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये 5 अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये 5 अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं। और अभी 5 के 5 अकाउंट हम कौन सी फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, टी फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, सही है। तो आप गौर से देखिएगा किस तरीके से आप इन अकाउंट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और मतलब हमें तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में मालूम करना है ना, और हमें मालूम करना है कि अकाउंट के अंदर एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आइए जरा पहले और अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे हमें। अगला अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा, ये तो अभी मैंने जो पहला अकाउंट बनाया है ना, इसका मुझे क्या टाइटल लिखना चाहिए कि ये अकाउंट एसेट का अकाउंट है, सही है। तो ये मैंने इसके ऊपर यहाँ लिख देना है कि ये मैंने एसेट का अकाउंट बनाया, ये कहलाता है हेड ऑफ अकाउंट। अकाउंट के ऊपर जो आप ये लिख रहे हैं ना एसेट, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिख लेंगे डेबिट, क्रेडिट, और ये कौन सा अकाउंट हमने बना लिया, लायबिलिटी का, क्योंकि मुझे जवाबात तीनों के देने हैं ना आपको, एसेट लायबिलिटी ऑनर, सॉरी तीनों के नहीं 5 के, एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस 5 के बढ़ने या कम होने को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसी वजह से हम 5 अकाउंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब अगला अकाउंट हमारे पास आ गया, और ये अकाउंट कौन सा है, ये ऑनर इक्विटी का अकाउंट होगा। थोड़ा छोटा बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, और ये हमारे पास अकाउंट है ऑनर्स इक्विटी का। ये मैं लिख लिख के इस वजह से करवा रहा हूं ताकि आप बात को समझिए। मेरे पास ये सारा जो है वो वर्ड फॉर्मेट में बना हुआ है, तो आपको अभी इसमें से कुछ कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपके सामने बनकर आ रहा होगा ना अभी, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिख कर दे देनी चाहिए डायरेक्ट, और कुछ सामने करके दिखानी चाहिए, तो ये हम इस वजह से करके दिखा रहे हैं आप। अब हमारे पास अगला अकाउंट कौन सा आएगा, वरना अगर ये बना हुआ दे दूं तो उसमें तो डायरेक्ट अकाउंट बने हुए होंगे। अब इसमें याद हो रहा है आपको कि 5 टाइप के अकाउंट्स हैं, वहाँ 5 आ जाएंगे एक साथ, तो फिर आप तवज्जो कम दोगे, इस वजह से मैंने इसको लिख के करना। अगला अकाउंट हमारा कौन सा होगा, रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू का भी सेपरेट डाटा मेंटेन करेंगे तो रेवेन्यू का अकाउंट भी आएगा। इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, अगला अकाउंट बनेगा हमारा एक्सपेंस का, एक्सपेंस का अकाउंट। एक्सपेंस के अकाउंट में भी हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। अब हमारा सवाल जो था वो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ने या कम होने को कैसे अकाउंट की मदद से कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसका जवाब सुनिएगा आप जरा, उसका जवाब
जो मैं आपको दे रहा हूं, पहले तो ये आखिरी अकाउंट कौन सा एक्सपेंस का, मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे होगा काम, फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसका जवाब लेके आइएगा। यूट्यूब जिंदाबाद, जो सवाल दूं आप यूट्यूब पे लेके आपको जवाब मिल जाएंगे, चैट जीपीटी से बात करें जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप ढूंढ के वो जवाब लेके आएंगे तो आपको समझ में भी आएगी ना चीज। सब पहले मैं आपको आंसर दे दूं कि एसेट लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि एसेट अगर बढ़ रहा हो तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। ये एरो क्या शो कर रहा है कि जब भी एसेट बढ़े अमाउंट यहां लिखना है, और अगर एसेट कम हो रहा हो तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ये अब आपको फॉलो करना है जो इसको बता दिया गया है। इसका भी रीजन है, अभी सवाल बंदा पूछे कि एसेट बढ़े तो अमाउंट यहां क्यों लिखेंगे, देखिए बाद फ्यूचर में हम एरो थोड़ी डालेंगे, हम तो अमाउंट लिखेंगे ना। यानी अगर फॉर एग्जांपल एसेट और फर्नीचर, मैं बोलूं फर्नीचर 1 लाख से बढ़ गया तो यहाँ पे आप एसेट की जगह पे क्या लिखोगे, फर्नीचर, और यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दोगे। 1 लाख रुपए डेबिट साइड पर लिखने का मतलब ही क्या होता है कि वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। और अगर आपने यहाँ पे फर्नीचर लिखा और अमाउंट लिखना है 20,000 क्रेडिट में, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्नीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सेम रूल किसके लिए है, एक्सपेंस के लिए। एक्सपेंस में भी अगर बढ़ रहा हो तो अमाउंट का लिखना है डेबिट साइड पर, और कम हो रहा हो तो अमाउंट का लिखना है क्रेडिट साइड पर। इन दोनों के लिए रूल सेम है। तो आप अगर एक रूल याद कर लें एसेट वाला, तो एक्सपेंस वाला रूल भी आपको याद हो गया। अब बाकी जो अकाउंट्स हैं उनमें रूल उल्टे हैं। कैसे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा, लायबिलिटी कम होगी तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जो है वो ऑनर इक्विटी बढ़ गई तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और अगर ऑनर इक्विटी कम हो गई तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। ये लेकिन लायबिलिटी की तरह ही है। और अगर रेवेन्यू बढ़ गई तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और अगर रेवेन्यू कम हो गई तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो एक बच्चा पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर ही क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पर क्यों नहीं लिख रहे। इसका जवाब आप लोगों ने लेके आना है। मैंने आपको सवाल दिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये रूल क्या है। रूल क्या है कि एसेट बढ़ेगा तो जितने से बढ़ेगा उतना अमाउंट एसेट का अकाउंट बनाएंगे और उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे। रेवेन्यू बढ़ेगी तो जितने से बढ़ेगी उतना अमाउंट रेवेन्यू का अकाउंट बनाएंगे और रेवेन्यू की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। कैपिटल बढ़ रहा हो तो जितने से बढ़ रहा हो उतने से अमाउंट कैपिटल की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। दीज आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यही रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी, इसी को मैं टेबल फॉर्म में भी लिख सकता हूं आपके सामने। टेबल फॉर्म में देखें ये रूल कैसे लिखा जाएगा, वही जो मैंने अभी रूल्स बताए हैं इसको हम टेबल फॉर्म में बना रहे हैं। लुक एट इट, एक टेबल बना रहे हैं हम, और उस टेबल में हम लोग लिखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गौर से देखते रहें क्या हो रहा है। आप लोग मुझे लिखवाएंगे क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन सी चीज बढ़ने पर क्या करते हैं, कौन सी चीज कम होने पर क्या करते हैं। तो आप लोग मुझे बताने वाले हैं कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। तो हम लिखेंगे पहले पांचों को। ये देखें, हम पहले हम हेडिंग डालेंगे कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, रूल्स लिख रहे हैं किसके, ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स है ना, इनको पढ़ने के लिए अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि डेबिट का रूल क्या है, मतलब एसिड का रूल क्या है कि एसिड बढ़ रहा हो तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो डेबिट को समझने के लिए अकाउंट को समझना पड़ता है ना, वरना डेबिट का मतलब ही नहीं पता चलेगा आपको। अब मुझे बताएं कि हमारे पास सीरियल नंबर यहां पे आ जाएगा, अकाउंट यहां पे आ जाएगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और यहां आ जाएगा कि डिक्रीज होगा तो क्या होगा। हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक अकाउंट हमारे पास एसिड अकाउंट होता है, एक अकाउंट हमारे पास लायबिलिटी अकाउंट होता है, एक अकाउंट हमारे पास ऑनर इक्विटी अकाउंट होता है। 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, इसका मतलब पता है आपको, 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, इसका मतलब है 5 किस्म की इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाएगी। एसिड की इंफॉर्मेशन, लायबिलिटी की, ऑनर इक्विटी की, रेवेन्यू की और एक्सपेंस की। ये मतलब होता है इसका। इसका ऐसे नहीं बोलेगा आप अकाउंटिंग में 5 चीजें होती हैं, आप ये बोलेंगे अकाउंटिंग में 5 टाइप का डाटा मेंटेन होता है, एसिड, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो डाटा मेंटेन होता है अकाउंट में, तो 5 टाइप के अकाउंट बना दिए जाते हैं, और उसमें रूल भी डिफाइन कर दिए कि कौन सा अकाउंट बढ़े तो कहां लिखना है और कौन सा अकाउंट कम हो तो कहां लिखना है। इसके अलावा अगला अकाउंट कौन सा है, रेवेन्यू, और अगला अकाउंट कौन सा है, एक्सपेंस का। पहले सिर्फ 3 होते थे इक्वेशन में, अब 5 आ गए। अब मुझे बताएं आप, एसेट जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है
तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। ये मैंने एक साथ क्यों लिखे, ये एक जैसे हैं। एसिड और एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है। ये हमने एक्सपेंस और एसिड के रूल को टेबल में डाल दिया। लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू में क्या है, जब बढ़ेगी तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी कम हो तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। वही रूल्स जो हमने अकाउंट की तरह अकाउंट के अंदर से पढ़े हैं, अकाउंट की मदद से, वो मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिए। अब अगर मैं आज आता, आगे बिठाऊं आपको, आगे बुलाता हूं मैं, 2 मिनट अभी ये कंप्लीट कर लें फिर। तो अगर मैं आज आता और मैं बोलता आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, और ये रहे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और मैं आपको टेबल दे देता और मैं आपको बताता एसिड जब भी बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, डेबिट। आपका पहला सवाल ये होता है डेबिट क्या होता है, फिर मैं आपको बोलता अच्छा इसका मतलब ये होता है कि एसिड जब बढ़े तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं, फिर आपका सवाल ये होता है ये अकाउंट क्या होता है। तो इसी वजह से पहले हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताओ एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, तो देखिए आप ऐसे जवाब देंगे, एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है, ये है पूरा बात। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसके कोई मीनिंग थोड़ी है, ये तो इसका शॉर्ट वर्जन है। फुल वर्जन क्या है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो आपसे जब मैं पूछूं ना कि बताओ ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होता है, तो आप पहले शॉर्ट वाला वर्जन बोलना कि लायबिलिटी बढ़ती है तो ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। मैं आपसे पूछूं क्या मतलब है इसका, तो आप बोलेंगे इसका मतलब यह है कि जब ऑनर इक्विटी बढ़ेगी तो जितने से बढ़ेगी उतना अमाउंट ऑनर इक्विटी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ये इसका फुल मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ये टेबल डायरेक्ट कोई नहीं समझ सकता, इसको समझने के लिए आपको अकाउंट भी देखना पड़ेगा और आपको डेबिट क्रेडिट की मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन काम की चीज यही है हमारी अभी फिलहाल, बाकी आगे पीछे वाली चीजें जो हमने पढ़ी है सारी की सारी यूज होंगी, लेकिन अभी हम इसको यूज करेंगे और मैं आपसे सुनूंगा, अभी आप मुझे याद करके सुनाएंगे, समझ, और याद करना आसान है इसको, आप इसमें सिर्फ एक ही चीज याद कर लें, वो क्या है कि एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, बस ये याद कर लें आप। जब आपको एसिड के बारे में ये याद है कि इंक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, तो एक्सपेंस भी याद हो गया आपको, और जब इंक्रीज वाला याद है तो डिक्रीज वाला भी याद हो गया इन दोनों का। और लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, ये उसका उलट है, तो अपोजिट है। तो सिर्फ एक ही बात याद करने वाली है कि एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। अब मुझे बताएं, आप बताएं डेबिट का, अब यही बताएंगे सिर्फ, डेबिट का मतलब बढ़ना होता है या कम होना होता है, हाँ बेटा आप बताएं, डेबिट का मतलब बढ़ना है कम होना है। 2 बच्चों ने जवाब दिया, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप बताएं, आप नहीं बताना, दोनों है भाई, क्या हो गया, इतना सारा पढ़ लिया। डेबिट का मतलब बढ़ना भी है कम होना भी है। आप देखिए इधर, नॉर्मली जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसको टीचर छोटी क्लासेस में यानी फर्स्ट ईयर वगैरह में कुछ टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं कि जब कोई चीज बढ़े डेबिट कर देना, जब कोई चीज कम हो तो क्रेडिट कर देना। हालांकि हर चीज बढ़ने पर डेबिट नहीं होती, आप देखिए एसिड और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट हो रहा है, जबकि लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू बढ़ने पर डेबिट थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब है क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी है, डेबिट का मतलब भी बढ़ना है, देखना पड़ेगा किस चीज की बात हो रही है। अगर एसिड और एक्सपेंस की बात हो रही है तो डेबिट का मतलब बढ़ना हो गया, जबकि लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू की बात हो रही है तो इसी डेबिट का मतलब कम होना है। इसी तरीके से क्रेडिट का मतलब क्या है, बढ़ना है कम होना है, दोनों है। क्रेडिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस में कम होना है और क्रेडिट ही का मतलब लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू में बढ़ना है। यही डेबिट क्रेडिट का तीसरा मतलब है। क्या मतलब है डेबिट का तीसरा मतलब, डेबिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस का बढ़ना, लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू का कम होना, और क्रेडिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस का कम होना और लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू का बढ़ना। तो अगर आज के बाद आपने ये बोला कि जो चीज बढ़ जाए उसे डेबिट कर दो तो गलत हो जाएगा, ये बोलने नहीं बोलना है आपको बोलना है किस चीज की बात हो रही है। तो यहां पर आकर अब हम डेबिट क्रेडिट का तीसरा मतलब लिख रहे हैं। आप लोग बताएं क्या मतलब है डेबिट का। डेबिट मीन्स इंक्रीज, डेबिट का मतलब बढ़ना है, लेकिन किस में, इंक्रीज इन एसिड और एक्सपेंस। एसिड और एक्सपेंस में डेबिट का मतलब बढ़ना है, एंड डिक्रीज, डेबिट ही का मतलब डिक्रीज है, किस में, इन लायबिलिटी
ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। अब देखें, कुछ चीजें ऐसी होती है दुनिया में जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं ना, अगर आपको सही चीज नजर आएगी ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे आप लोगों ने हजरत यूसुफ वाला जो उन्होंने ड्रामा सीरियल बनाया था, वो देखा है? देखिएगा, बहुत अच्छा है वो। उसके अंदर जो है वो जो होते हैं, वो जो भगवान की पता नहीं पूजा कर रहे होते हैं वो लोग, एंड में भी वो जो है वो नहीं मानते इस चीज को, हालांकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो इसी तरीके से ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ भी मामला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट टेबल पढ़ा हुआ होता है, तो वो बोलते हैं डेबिट का मतलब सिर्फ बढ़ना होता है, और वो सिर्फ दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एसिड और एक्सपेंस के बारे में। बाकी दूसरी चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं, और आप उन्हें बोलते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आईसीएमए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईसीएमए में तो स्टूडेंट्स को पता होगा, ये बाहर की बात कर रहा हूं। तो आपके साथ बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो आपको ये बोलें कि भाई डेबिट का मतलब सिर्फ बढ़ना है। आपको क्या करना चाहिए? आप चैट जीपीटी बात करें, चैट जीपीटी खोल लें आप। आपके दौर में तो बड़ी जबरदस्त सहूलत आ गई है, आप उससे डिस्कशन करें इस बारे में कि मैंने सुना है कि डेबिट का मतलब सिर्फ बढ़ना होता है, जबकि मुझे एक टीचर ने बताया कि डेबिट का मतलब बढ़ना भी होता है, कम होना भी होता है। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? वो आपको बताएगा सारी बातें। इट्स वेरी सिंपल नाउ। पहले क्या होता था, चीजों को ढूंढने के लिए किताबें खोलनी पड़ती थी, किताबें खोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं डेबिट, वहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टॉपिक होगा तो मिलेगा आपको। अब तो आप आराम से एआई से बात करके चीजों को मालूम कर सकते हैं। 100% हर चीज कैलकुलेशन वाली वो सही नहीं करता, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें सारी सही बताता है। अच्छा, ये तो हो गया डेबिट के मतलब। अब क्रेडिट का मतलब बताइए। क्रेडिट का, चलिए मैं क्रेडिट का मतलब यही लिख देता हूं, बाद में फिर वो जो आपको फाइल में दूंगा उसमें सही जगह लिखा होगा। क्रेडिट का तीसरा मतलब, क्रेडिट मीन्स टू, क्रेडिट मीन्स डिक्रीज। क्रेडिट का मतलब कम होना है, किस में? एसिड में, एसिड और एक्सपेंस। और क्रेडिट ही का मतलब बढ़ना है, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू। अब आप देखिएगा जरा, ये हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली। मेरा मकसद था आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना, लेकिन ये आपको समझ में आएंगे अकाउंट की वजह से। तो इसी बहाने आपने अकाउंट्स भी देख लिए और ये भी देख लिया कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसका असल मतलब क्या है कि जब एसिड बढ़ेगा तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, ये इसका मतलब है। भाई आप पढ़ लें, अकाउंटिंग में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। एक बच्चा आया आपसे पूछ रहा है कि भाई लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? आपने बोला क्रेडिट होती है। बोल रहे इसका मतलब क्या होता है? आप बोले क्रेडिट होती है बस। तो आपसे पूछना ये चाह रहा है, मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा इसके, तो आप उसे फिर अकाउंट की मदद से समझाएंगे कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसका मतलब है क्रेडिट में अमाउंट लिखते हैं। तो इसी बहाने देखिए हमने क्या क्या सीखा कि अकाउंट क्या है। तो आप देखिए अकाउंट एक डिवाइस है, ये बिल्कुल हकीकत सामने आ गई है। इसी की मदद से हम एसिड, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एसिड बढ़े तो डेबिट में लिख दो, एसिड कम हो क्रेडिट में लिख दो, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट में लिख दो, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट में लिख दो। तो ये रूल, और हमने अकाउंट की 3 फॉर्म की नाम भी देख लिए, और डेबिट क्रेडिट के 3 मतलब भी देख लिए, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी देख लिए। अब मैं यहां पर एक कॉलम बना रहा हूं नॉर्मल बैलेंस का। नॉर्मल बैलेंस के कॉलम के बारे में मैं जो बताऊंगा ना, सिर्फ उतना याद रखिएगा, आगे जाकर डिटेल में बात होगी। ये जो इंक्रीज वाले बैलेंसेज है ना, ये यहां मैं कॉपी कर रहा हूं। मतलब नॉर्मल बैलेंस में क्या करते हैं, डेबिट, ये इंक्रीज वाले लिख रहा हूं मैं सारे। क्यों लिख रहा हूं? इसका भी रीजन है, ये आगे मैं खुद बता दूंगा। लेकिन एक सवाल मैंने आपसे पूछा हुआ है, एसिड बढ़ता है तो डेबिट ही क्यों होता है, क्रेडिट क्यों नहीं होता? इसका जवाब आप लोग देंगे। बहुत आसान जवाब है, यूट्यूब पे मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उसको फाइंड आउट करके लेके आ जाइएगा। अब मामला क्या है, मैं आपसे 3 तरीके से पूछ सकता हूं रूल्स। हाँ भाई, एसिड बढ़ता है तो क्या होता है? आपने बोला डेबिट होता है। मैंने आपसे पूछा एसिड डेबिट होता है तो क्या होता है? आप बोलेंगे भाई कि एसिड जब डेबिट होता है तो बढ़ता है, यानी एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसिड डेबिट होता है तो बढ़ता है। उल्टा करके पूछ रहे। और आपसे यही पूछा जा सकता है एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसका मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे अगर एसिड का अकाउंट बनाएं और एसिड बढ़ के डेबिट हो तो हम डेबिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं, ये इसका मतलब है। तो आपको याद हो गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सुना रहे हैं? आप सुना रहे हैं? हाँ बताएं। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है?
कहां पर? और जब ऑनर इक्विटी क्रेडिट होती है तो क्या होती है? बढ़ती है। ऑनर इक्विटी क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। हाँ, इसी तरीके से होगा ना, तेज से बताना है। हाँ आप जो, हाँ बताएं, एसिड जब क्रेडिट होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है तो नहीं, एसिड जब क्रेडिट होता है, देखें इसमें, एसिड जब क्रेडिट होता है तो कम होता है, सही है। तो अब और कौन बता रहा है? आप बता रही हैं। हाँ बताएं। ऑनर इक्विटी जब, अच्छा ये तो चलिए, ऑनर इक्विटी जब क्रेडिट होती है तो, और जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। हाँ, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, सही है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसिड डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है। लायबिलिटी जब क्रेडिट होती है तो बेटा क्या होता है? अच्छा, कम होती है भाई, बढ़ती है। लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, सही है। और जब कैपिटल क्रेडिट होता है तो, हाँ अच्छा, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से ना ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते आपको। ये रूल्स इस तरीके से याद कर लेने पक्के, एक दूसरे को सुना लीजिएगा, और अभी ये रूल्स आपको खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? हम इन रूल्स को यूज करेंगे किसमें? एनालिसिस में। हमने रूल्स पढ़े इसी वजह से, क्योंकि अब हम इंक्रीज डिक्रीज को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? डेबिट क्रेडिट में। और कैसे कन्वर्ट कर लेंगे उसके लिए मैंने रूल्स आपको दिखा दिए कि आप इन रूल्स को यूज करेंगे। और इसका एक सवाल का जवाब मैंने आपको नहीं दिया, जो सवाल आपने मुझसे पूछना चाहिए था वो मैंने आपसे पूछ लिया है कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों नहीं होता? लेकिन आप इसे याद कर लें कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन इसका रीजन फाइंड आउट करना है आप सीनियर से ही पूछ सकते हैं, और आपको जब रीजन मिल जाएगा ना उससे आपको काफी फायदा होगा। ओके, आइए अब आप वो हैंडआउट निकाल लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला हैंडआउट। जो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको हैंडआउट दिया था वही निकाल लें, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस की हम एनालिसिस करेंगे, सही है। तो आप देखें, ये हमारा हैंडआउट था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था सर्विसिंग बिजनेस का, इसकी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी। अब जिन लोगों ने इक्वेशन मेरे साथ पढ़ी हुई है या फिर देखी हुई है घर पर, और वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने होम टास्क में दिए हैं वो सॉल्व वो कर लें, वो एनालिसिस में इन सवालात को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपने एक दफा इनको इक्वेशन में देखा हुआ होगा, तो एनालिसिस में आपको ये समझ में आएंगे। इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट मतलब ये मतलब हुक्म है, रिक्वेस्ट दे रहा हूं, कर रहा हूं कि आप खुदा के लिए उन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व कर लीजिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक, सही है। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का क्या मकसद है? हमें ये मालूम करना है कि कौन सा टाइटल डेबिट हो रहा है और कौन सा टाइटल क्रेडिट हो रहा है। देखिए ये लिखी हुई है डेफिनेशन एनालिसिस की। हमारा मकसद यही है, क्योंकि आगे हर चीज डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी ना, तो पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, फिर रिकॉर्ड होगा वो। यानी रिकॉर्ड होने से पहले डेबिट क्रेडिट का डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। और अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन में ये मालूम नहीं चल रहा कि कौन कौन से टाइटल है और क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकती। अकाउंटिंग में हर जगह रिकॉर्डिंग कैसे होगी? इन टर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो उसके लिए हमने अकाउंट का लेक्चर लेके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखा। अब ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे मैंने यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखें, यहाँ मैंने पूरा लेक्चर ये लिखा हुआ है जो मैंने भी आपको दिया है। अकाउंट की डेफिनेशन है, अकाउंट की फॉर्म है, या अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है। नीचे देखें यहाँ पे डेबिट के 3 मतलब, क्रेडिट के 3 मतलब। ये एसिड का अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, सारे अकाउंट मैंने बनाए हुए ना, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। और ये आखिर में टेबल भी बना जो मैंने आपको बनवाया है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको दिखाता तो वैसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मुश्किल होती है, इस वजह से मैंने आपको बना के दिखाई चीज। अब सुनिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कितनी ट्रांजेक्शन हैं? 5। इन 5 ट्रांजेक्शन में हमें करना क्या है? हम ये मालूम करेंगे किस ट्रांजेक्शन में क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। मैंने इक्वेशन के कितने सवाल करवाए थे आपको? 4। एनालिसिस के भी 4 करवाऊंगा, एनालिसिस के 4। उसके बाद आगे एनालिसिस आपको करनी है, वो सारी क्या प्रैक्टिस है। 5वें क्वेश्चन से 13वें सवाल तक सारी चीजें प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आपके लिए बनाई गई है। एज्यूम करें आप एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस कहीं अवेलेबल नहीं है,
आप उसे अच्छा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस एक नेमत होती है, प्रैक्टिस ना हो तो मुश्किल होती है। तो प्रैक्टिस दी जाए तो आप उसको लाजमी करें। अब ज्यादा प्रैक्टिस आ रही है, उसमें बोलते हैं नहीं प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस 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 मैं नहीं कर रहा, तो आप फिर उसमें एक्सेल नहीं कर सकेंगे उस चीज में। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का एनालिसिस में ये काम है कि आप मुझे मेरी हेल्प करेंगे, और हेल्प ये करेंगे कि जब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन, तो उसमें हमने किया क्या था, देखें। हमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व की तो हमने उसे बताया था कि क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तीसरी ट्रांजेक्शन में देखें आप क्या क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, सप्लाईज बढ़ रही है, इक्विपमेंट बढ़ रही है, बैंक कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। तो आप लोग ना जिन जिन चीजों में इजाफा या कमी हो रही होगी ना, उसके टाइटल्स मुझे बताएंगे कि इस ट्रांजेक्शन में ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। ये आपका काम होगा, इसके आगे वाले काम मैं करवाऊंगा, सही है, इसी सवाल के अंदर। तो अब आप लोग आ जाए पहले सवाल में, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अली। अच्छा, एक बात मैं आपको, अभी हम करते हैं एनालिसिस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, वो बात मुझे लाजमी बतानी चाहिए आपको। ट्रांजेक्शन की एक डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी ना, कि अगर एक्सचेंज हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी तो ऐसा इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। उस वक्त मैंने आपको कहा था एक और डेफिनेशन बताऊंगा, और वो डेफिनेशन आज मैं आपको बता दूं। मुझे एक बात बताएं, ट्रांजेक्शन में गौर से सुनिएगा, फिर समझ में आएगी आपको। पेपर में आईसीएमए के अंदर टेक्निकल चीजें आती हैं। ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज का होना जरूरी है या नहीं? एक्सचेंज होना चाहिए, और इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए, पैसे में शो करेंगे आप। अब आप मुझे बताएं, ट्रांजेक्शन नंबर 1 जो लिखी हुई है, मिस्टर अली ने कैश इन्वेस्ट किया कितना, 5 लाख। जल्दी आ जाना बेटा, इसमें एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। इसमें एक्सचेंज कहां है, लेन देन कहां हो रहा है? दूसरे में हो रहा है, देखें, फर्नीचर ले लिया, कैश दे दिया। इसमें हो रहा है, देखिए, बैंक बढ़ गया, बैंक में पैसे चले गए, वहां से हमें डॉक्यूमेंट मिल गया होगा कि हमने वो पेइंग स्लिप मिल गई होगी। तो यहां पे जो है वो कोई एक्सचेंज नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से ट्रांजेक्शन की वो डेफिनेशन जो है वो हर जगह अप्लाई होती हुई नजर नहीं आती। तो एक और डेफिनेशन है ट्रांजेक्शन की, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो गौर से सुनिएगा। वो सुनने से पहले आप एक चीज जरा नोट करें, ये जो इक्वेशन है गौर से सुनिएगा बेटा। इसमें ये जो बैलेंस है, बैलेंस, इसमें क्या मालूम चल रहा है कि हमारे पास एसेट हैं, कौन कौन से, कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, सप्लाईज, इक्विपमेंट। और कितना राइट आउटसाइडर का है, 15,000, और कितना राइट ओनर का है, 7 लाख। ये जो चीज है ना, इसे कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, एसिड के कौन कौन से हैं, कितने के एसिड्स हैं, उस पर कितना राइट क्रेडिटर का है और कितना राइट ओनर का है। इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। यानी बिजनेस में इन तीनों चीजों को फाइनेंशियल पोजीशन का नाम दिया जाता है। इफ आई एम सेइंग माय एसेट्स आर 1 लाख एंड माय लायबिलिटी इज 10,000 एंड माय कैपिटल इज 90,000, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, कारोबार का स्टेटस है। इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, यानी बिजनेस के अंदर। तो आप मुझे बताएं, अब मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूं ट्रांजेक्शन की, वो ये है, देखें। और ये डेफिनेशन ज्यादा आपको यूज होती हुई नजर आएगी, सुनिएगा जरा यार, इसको डेफिनेशन सुनिएगा, और ये अपने पास नोट भी कर लीजिएगा जब मैं लिख दूं। उसकी वजह यह है कि डेफिनेशन कहीं लिखी हुई आपको मेरे लेक्चर्स में नहीं मिलेगी, मैं अलग से ऐसे बताता हूं। तो व्हाट इज ट्रांजेक्शन, एनी इवेंट, बीच में एक चीज आ गई थी, एनालिसिस तो अभी हम पढ़ रहे हैं। एनी इवेंट यानी कोई इवेंट हुआ कारोबार में, दैट इमीडिएटली चेंजेस, जो फौरी तौर पर तब्दील कर दे, क्या तब्दील कर दे, द फाइनेंशियल पोजीशन। फौरी तौर पर मतलब जैसे ट्रांजेक्शन हो वैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन तब्दील हो जाए। फाइनेंशियल पोजीशन तब्दील होने का मतलब क्या होता है, या तो एसेट में तब्दीली आए, या लायबिलिटी में तब्दीली आए, या कैपिटल में तब्दीली आए। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज ट्रांजेक्शन। ये डेफिनेशन ट्रांजेक्शन की हर जगह यूज हो सकती है। पहले क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल पोजीशन में समझा ही नहीं सकता था, इक्वेशन नहीं पढ़ी थी आपने। अब जिन्होंने इक्वेशन पढ़ी है उन्हें पता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। अब मुझे बताएं, हमारे पास ये जो सवाल था, पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पहली जो हमारे पास सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, इससे क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंजेस आई थी? हाँ,
कैश बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था, तो ये दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांजेक्शन है। अब मुझे एक बात बताएं, जब तीसरे के अंदर हमने कैश बैंक में जमा करवाया था, क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई थी? हाँ, एसेट्स में तब्दीली आई थी, एसेट की फॉर्म में तब्दीली आई थी, फॉर्म में भी तब्दीली आए, तब भी वो जो है वो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। भाई बैंक में पैसा होना, कैश होना अलग अलग बातें हैं। एसेट में फॉर्म में चेंज हो जाए, या फिर एसेट कम हो जाए या बढ़ जाए, या लायबिलिटी कम हो जाए या बढ़ जाए, या कैपिटल कम हो जाए या बढ़ जाए, कुछ भी इक्वेशन में कोई अमाउंट चेंज हो जाए तो हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं आपको, एक इवेंट हुआ, कारोबार में आग लग गई, मुझे बताएं क्या ये ट्रांजेक्शन है? आप मुझे बताएं क्या एक्सचेंज हुआ है? तो एक्सचेंज वाली डेफिनेशन तो उसमें नहीं उतर रही, लेकिन क्या आग लगने की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी? हाँ, एसेट कम हो जाएंगे, एसेट कम हो जाएंगे ना, लॉस हो गया, कैपिटल भी कम होगा। तो ये देखिए, ये जो इवेंट है, ये दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताई है उसके मुताबिक ट्रांजेक्शन है। तो पेपर में ना आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, या आपसे बोल सकता है कि बताओ ये इवेंट मैं बता रहा हूँ ट्रांजेक्शन है या नहीं। अब आप मुझे बताएं, हमारे मैनेजर की अगर डेथ हुई तो क्या बिजनेस के एसेट लायबिलिटी कैपिटल में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने एक दूसरे बिजनेस से एग्रीमेंट किया कि हम उसे 2 महीने बाद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो बताएं क्या हमारे एसेट लायबिलिटी कैपिटल आज चेंज हुए? इमीडिएटली चेंज होने चाहिए, आज चेंज नहीं हुए। जिस दिन हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस दिन तब्दील होंगे, तो उस दिन होगी ट्रांजेक्शन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं केस हार गया, जिसकी वजह से मुझे कंपनसेशन देनी पड़ी, चार्जेस लग गए मुझ पर, क्या ये ट्रांजेक्शन हुए? हाँ, देखिए एक्सचेंज तो नहीं हो रहा अभी फिलहाल, लेकिन मैं केस हार गया, केस हारते ही मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये ट्रांजेक्शन है। तो अभी मैं आपको क्विज सेंड करूंगा, उसमें यही डिटरमिन करना है आपको कि ट्रांजेक्शन है या नहीं है। 2 क्विजेस, तो आप उनको गौर से देखिएगा, या आपके स्टडी टेक्स्ट में दिए हुए, तो स्टडी टेक्स्ट में जो चीजें दी होती हैं पेपर में एग्जामिन हो सकती हैं। तो आज हमने ट्रांजेक्शन की दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ ली। तो अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज ट्रांजेक्शन, तो ये वाली डेफिनेशन ज्यादा बेहतर है, यही बताना, एनी इवेंट दैट इमीडिएटली चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज ट्रांजेक्शन। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई होती हुई नजर नहीं आएगी। मुझे एक बात बताएं, इधर आया, मुझे एक बात बताएं, ये जो 4th ट्रांजेक्शन है, 4th, इसमें दोनों डेफिनेशन लग रही है। ऑफिस सप्लाइज खरीद लिया, कैश दे दिया, एक्सचेंज हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी 5000। इसमें ये वाली भी लगेगी कि ऑफिस सप्लाइज खरीदोगे तो एसेट्स में चेंजेस आ रही है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, सही है। तो लेकिन पहली वाली डेफिनेशन पे आपको एक्सचेंज वाली डेफिनेशन लगती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, ये वाली लगेगी, क्योंकि पहली वाली ट्रांजेक्शन से एसेट बढ़ेंगे, कैपिटल बढ़ेगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी जिसमें आपको एक्सचेंज वाली डेफिनेशन लगती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन वो भी करेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन पे वो लग जाती है। कुछ इक्का दिक्का ट्रांजेक्शन आती है जिसके ऊपर आपको लगती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन जो आपको मैं भेजूंगा ना क्विज, उसमें आपको 50% ट्रांजेक्शन ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ यही वाली डेफिनेशन जो है ना, फाइनेंशियल पोजीशन फौरी तौर पर चेंज हो जाए, फौरी तौर पर बहुत जरूरी है, उसी वक्त फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी तो वो इवेंट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। आगे अपने काम पर जो हम कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, और एनालिसिस का मकसद क्या है? ये मालूम करना क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट। तो मैं आपका काम क्या, आप टाइटल बताएंगे मुझे। पहली ट्रांजेक्शन, मिस्टर अली ने, नहीं मैं आपसे टाइटल्स पूछ रहा हूं, मिस्टर अली ने कारोबार स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। आप सिर्फ ये बताएं अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, क्या बढ़ रहा था, क्या कम हो रहा था, ये बता दो बस। कैश बढ़ रहा था और कैपिटल बढ़ रहा था, 2 टाइटल्स, कैश एंड कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने एनालिसिस में, यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश एंड कैपिटल, और आज के बाद से कैपिटल के आगे नाम भी लिखेंगे, मिस्टर अली। अब मुझे पहला काम हमने कर लिया, क्या कर लिया? टाइटल्स निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे? नेचर लिखेंगे। नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब है कि ये एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, या एक्सपेंस अकाउंट है। अब मुझे बताएं कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस? एसेट। तो आप यहां पे लिखेंगे नेचर एसेट अकाउंट। कैपिटल के बारे में बताएं, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस? ऑनर्स इक्विटी। तो पहला काम हमने क्या किया? पहला काम हमने क्या किया था?
हमने टाइटल्स निकाले। ये कहां से निकाले? इक्वेशन में से। कैसे? हम इक्वेशन में गए और हमें देखा क्या बढ़ रहा था, क्या कम हो रहा था। जो बढ़ रहा था, जो कम हो रहा था, उनके नाम लिख दिए हमने। दोनों बढ़ रहे थे, दोनों के नाम लिख दिए। अब देखिए इक्वेशन जरूरी है। अगर इक्वेशन नहीं की हुई, टाइटल्स निकालने नहीं आएंगे, गलत टाइटल्स निकालोगे। जब भी प्रैक्टिस दी है। दूसरा काम नेचर। नेचर मतलब ये कौन सा अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, अर्न इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस। तीसरा काम आपको ये बताना है कि क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, बताइए। जब हमने कैश इन्वेस्ट किया तो कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? इंक्रीज। और ऑनर का राइट क्या हो रहा था? वो भी इंक्रीज। दोनों इंक्रीज हो रहे थे। अब आप वो रूल लगाएंगे जो मैंने आपको यहां पे बताए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल है कि एसेट जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, यानी डेबिट होता है। ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है। तो एक बच्चा बोल रहा है, अच्छा सिंपल सी बात है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। वो बोल रहा है बच्चा, स्टूडेंट, तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि डेबिट क्रेडिट दोनों मौजूद होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने डेबिट हो उतने ही क्रेडिट हो। अभी आगे देखिएगा, अब आगे वाली ट्रांजेक्शन में आपको नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे डेबिट हो जाएं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे क्रेडिट हो जाएं। डेबिट भी होंगे, क्रेडिट भी होंगे। कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपीज। यहां भी लिख लेंगे 5 लाख। ये हमने पहली ट्रांजेक्शन की एनालिसिस कर ली। क्योंकि हमने क्या मालूम करा है? हमने ये मालूम किया है कि कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। आगे जाकर ये चीज आप छोड़ देंगे, ये आप नहीं बोलेंगे। आप डायरेक्ट बोल रहे होंगे आगे जाकर इस टॉपिक के बाद कि कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, और ये चीज आपके माइंड में चलेगी। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि ये कैसे होती है। अगली ट्रांजेक्शन में जाएं, क्या लिखा हुआ है? अगली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि परचेज किया फर्नीचर कैश देकर। अब आप मुझे बताएं इक्वेशन में क्या हुआ था जी, क्या क्या बढ़ा था, क्या क्या कम हुआ था? फर्नीचर बढ़ गया था, और कैपिटल पर कोई इफेक्ट आया था? नहीं। तो कैपिटल पे तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस दो चीजों पे इंपैक्ट आया। क्या क्या? फर्नीचर और कैश। इन दो टाइटल्स पे इंपैक्ट आया। हमने दोनों टाइटल निकाल लिए। उसके बाद नेचर, बताओ फर्नीचर की नेचर क्या है? एसिड अकाउंट। और कैश की नेचर क्या है? ये भी एसिड है। अब इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज, इन दोनों में से कौन सी चीज इंक्रीज हुई थी? फर्नीचर इंक्रीज और कैश डिक्रीज। क्या जरूरी है कि पहले इंक्रीज वाला आइटम मैं यहां पे लिखूं? यहां जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में जो टाइटल आ रहा हो आप टाइटल लिख दें। इंक्रीज वाला पहले मैं खुद जानबूझ के लिख रहा हूं। अच्छा आप बताओ, रूल लगाओ। एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट, और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। कितना अमाउंट था इसका? 50,000। तो देखिए हमने मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? जो हमारा मकसद था। क्या मकसद था? देखिए ऊपर लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच इट इज डिटरमिन्ड दैट विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड इज एनालिसिस। तो वी आर एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल्स, और जर्नल्स में रिकॉर्डिंग होगी डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। तो हम हर चीज को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो मैं आपको 13 क्वेश्चंस में करवाऊंगा, आगे भी करवाऊंगा कुछ जगहों पे। जब भी कोई नई किस्म की ट्रांजेक्शन आए, सबसे पहला काम आपको जिंदगी में क्या करना है? ये काम करना है, एनालिसिस। उसके एनालिसिस अपने माइंड में कर ली, फिर उसके साथ हर काम आप कर सकते हैं। अगर कोई नई किस्म की ट्रांजेक्शन आई और आपने उसकी एनालिसिस नहीं की, तो आप फिर जो भी करेंगे ना उसमें एरर होगा। हो सकता है कि एरर हो जाए। इसी वजह से बेहतर है कि नई किस्म की ट्रांजेक्शन नजर आए, पहले माइंड में ये डिटरमिन करो विच अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड एंड विच इज बीइंग क्रेडिटेड। आ जाओ अगली ट्रांजेक्शन बताओ। कैश बैंक में जमा करवा दिया। कौन कौन से टाइटल्स पे इंपैक्ट आया था जी? बैंक बढ़ गया था और कैश कम हो गया था। ये दो टाइटल थे। कैपिटल पे तो इंपैक्ट नहीं आया था। अब आप लिखेंगे नेचर, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। अब बताओ कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है? बैंक इंक्रीज और कैश डिक्रीज। अब रूल लगा दो, एसिड इंक्रीज होता है तो और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब आप देख रहे हैं कितने काम है, कितना अमाउंट था? 10,000। कितने काम है? पहला काम है टाइटल निकालना एनालिसिस में, दूसरा काम नेचर लिखना, तीसरा काम इंक्रीज डिक्रीज लिखना, चौथा काम डेबिट क्रेडिट रूल लगाकर निकालना, और पांचवा काम अमाउंट लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? नेचर मालूम करना। आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट हो सारा ये, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो गलत हो जाए तो सब गलत हो सकता है भाई। सबसे ज्यादा
मैं जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ ना, तो मेरे कहने का मतलब है ये करते वक्त एहतियात करनी है दादा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल निकालना। यानी अगर ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है नई किस्म की और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें टाइटल्स क्या आएंगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। टाइटल निकलते हैं तो नेचर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इतनी आपको मुश्किल नहीं होगी। तो जब भी कोई नई किस्म की ट्रांजेक्शन आए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले आप टाइटल आइडेंटिफाई करें कि टाइटल कौन से आएंगे। अभी टाइटल इजीली क्यों निकल रहे हैं? हमने इन क्वेश्चन को इक्वेशन में सॉल्व किया हुआ है, हमने पहले से इन्हें देखा हुआ है। अब नया किस्म का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो ट्रांजेक्शन होंगी उसमें से टाइटल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मतलब आपको अगर जल्दी जल्दी आपसे हो जा रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप आराम से करें, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? ऑफिस सप्लाइज खरीदी है कैश देकर जी। कौन कौन से टाइटल आएंगे? एक तो आएगा ऑफिस सप्लाइज, और दूसरा टाइटल आएगा कैश। पहला काम कर लिया हमने, टाइटल निकाल लिया। दूसरा काम नेचर, ऑफिस सप्लाइज एसेट, कैश भी एसेट। अब हमें क्या करना है? इंक्रीज डिक्रीज लिखना है जी। ऑफिस सप्लाइज इंक्रीज हो रहे हैं और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब रूल लगा दो, एसेट इंक्रीज होता है तो और कैश डिक्रीज एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब हम अमाउंट लिख दें, कितना अमाउंट था? 5000। तो देखिए हमने ये मालूम कर लिया कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। और आगे जाके मैं ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा आगे इस टॉपिक के बाद। नहीं, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, बताओ क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी, इक्विपमेंट खरीदी, पेमेंट चेक की मदद से की है। बताओ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से टाइटल हैं? इक्विपमेंट बढ़ेगा और बैंक कम होगा। अब नेचर, इक्विपमेंट की नेचर एसिड, बैंक की नेचर तो किसने बोला था एसिड एसिड आ रहे हैं सारे, आएंगे ना आगे क्वेश्चंस के अंदर सब आएगा। हाँ, इक्विपमेंट इंक्रीज और बैंक डिक्रीज। रूल लगाएं, एसिड इंक्रीज होता है तो और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अमाउंट लिख देंगे हम, कितना कितना अमाउंट आएंगे? 5000। अब इस क्वेश्चन की एनालिसिस में हमें मालूम चल गया कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन में एक डेबिट है एक क्रेडिट है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे ना तो ये चीज आपके दिमाग में से खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है। फराज बोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इन्वेस्ट किया है क्या? कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। अब मुझे बताएं कि कौन कौन से टाइटल इन्वॉल्व होंगे, बताइए चलें। ट्रांजेक्शन नंबर 1 जी, कैश, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, और बताओ, और कैपिटल आपको ट्रांजेक्शन में नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन इक्वेशन में हमने क्या किया था? इन चारों को बढ़ा के कैपिटल को भी बढ़ाया था। तो 5 टाइटल इन्वॉल्व हैं। अब यहां नाम लिखेंगे फराज बोलू। कैपिटल के आगे आपको नाम लिखना है ऑनर का। पहले हम नहीं लिखते थे ना, अब हम हर जगह जहां भी कैपिटल आएगा वहां ऑनर का नाम लिखेंगे। पहला काम कर लिया हमने। पहला काम क्या होता है? टाइटल निकालना। एनालिसिस का पहला काम टाइटल निकालना। दूसरा काम नेचर, बताओ एसेट। सारे एसिड हैं क्या? ये फर्नीचर तक एसिड है, इसके बाद ये हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। हमने सारों की नेचर लिख ली। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज जी, ये सारे एसिड इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। और ये क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज, सब इंक्रीज हो रहे हैं। अब रूल लगाएं, एसिड इंक्रीज होने पर क्या होता है? डेबिट। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और ऑनर इक्विटी क्रेडिट। अब आप देख रहे हैं 4 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। तो इसका मतलब है जो लोग कहते हैं कि जितने डेबिट होंगे उतने ही क्रेडिट होंगे, उनकी बात गलत है। कुछ लोग कहते हैं इस तरीके से कि 1 डेबिट होगा तो 1 क्रेडिट होगा, 2 डेबिट होंगे तो 2 क्रेडिट होंगे, 3 डेबिट होंगे तो 3 क्रेडिट होंगे। गलत है ये बात। असल बात क्या है? असल बात क्या है ये आप मुझे बताएं। डेबिट क्रेडिट की क्वांटिटी बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे डेबिट नहीं हो सकते। कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, सारे क्रेडिट नहीं हो सकते, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। जब ये जरूरी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट की क्वांटिटी बराबर हो, तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि डेबिट के अमाउंट का सम क्रेडिट के अमाउंट के सम के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट आ रहे हैं
और डेबिट के अमाउंट को सम किया सबका और क्रेडिट के अमाउंट को सम किया, वो बराबर नहीं आ रहा तो गलत किया आपने। इसी वजह से जरूरी क्या है कि डेबिट के अमाउंट का सम क्रेडिट के अमाउंट के सम के बराबर होना चाहिए। हर ट्रांजेक्शन की जब आप डेबिट क्रेडिट डिटरमिन करेंगे तो ये चीज आपको लाजमी देखनी है। अब आप मुझे अमाउंट बताएं, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख 50, 50,000, क्या आएगा? 3 लाख, 1 लाख, 2,50,000 और 50,000। कैपिटल कितना आएगा जी? 7 लाख, इन सबको मिला के। अब आप खुद देख लें, क्रेडिट के अमाउंट का सम 7 लाख, डेबिट के अमाउंट का सम 7 लाख, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या है? बराबर है। तो ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डेबिट के अमाउंट का सम क्रेडिट के अमाउंट के सम के बराबर होना चाहिए। सारे डेबिट नहीं होंगे और सारे क्रेडिट नहीं होंगे, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये तो पुरानी है, कैश बैंक में जमा करवा दिया, हमें पहले से मालूम है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। क्या डेबिट होगा? डेबिट क्या होगा? बैंक, और क्रेडिट क्या होगा? कैश। अब करके भी लिख के भी देख लें आप, 2 टाइटल आएंगे, बैंक एंड कैश। अभी मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की ना। नेचर एसिड, इसकी नेचर भी एसिड। अब इंक्रीज डिक्रीज, बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक बढ़ेगा और कैश क्या होगा? कम। अब रूल लगाएं, एसिड इंक्रीज होता है तो और एसिड डिक्रीज होता है तो अमाउंट बताओ। अमाउंट है 1 लाख रुपीज आई थिंक, यस 1 लाख रुपए। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 1 लाख रुपए लिख लेंगे। लेकिन कितना आसान काम है, एनालिसिस इज वेरी सिंपल। अभी तक मैंने देखे आपको वो चीज करवा दी है, मैंने कहा था ना कि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें हम इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर लेंगे। आज क्लास के शुरू में बता दिया था। दूसरा एक और काम बताया था मैंने आपको कि एसिड लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी के साथ साथ रेवेन्यू और एक्सपेंस का भी डाटा मेंटेन करेंगे। तो अभी आप देखिएगा, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना, अभी होगा। अब आगे रेवेन्यू आएगी तो रेवेन्यू का भी अलग से डाटा मेंटेन होगा, अभी वो चीज बाकी है। लेकिन अभी हमारा सिर्फ क्या फेज चल रहा है, हम डेबिट क्रेडिट निकाल रहे हैं, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 3, सिप्लाइज खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कैश की मदद से इक्विपमेंट खरीदा और चेक की मदद से पेमेंट की है, अमाउंट लिखे मैंने। बताएं कौन कौन से टाइटल्स आएंगे इसमें? जी बेटा, ये आ गया हमारे पास 3, सिप्लाइज बढ़ेगा और फर्नीचर बढ़ेगा। नहीं, पहले सब बढ़ने वाले लिखेंगे आप, और इक्विपमेंट नहीं, देखें आप, देखें, सिप्लाइज खरीदी, फर्नीचर खरीदा है, दोनों बढ़ेंगे और आगे इक्विपमेंट भी खरीदी है, ये भी बढ़ेगी। उसके बाद फिर कैश की मदद से पेमेंट की तो कैश कम होगा, चेक की मदद से पेमेंट किया तो बैंक कम होगा। और इसके अलावा क्या टाइटल्स था? आप लोगों ने खुद बताया था मुझे, 35 से बढ़ रहा है, 35 से कम हो रहा है, तो कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आई थी, रिवाइज करके आना था, कल मैंने बोला है ना जी। इक्विपमेंट बढ़ेगा और कम क्या होगा? कैश एंड बैंक। कैपिटल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जितने से तीनों एसिड बढ़ रहे हैं उतने से ये दोनों एसिड कम हो रहे हैं, तो कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये पीछे इक्वेशन में हमने पढ़ा है। नेचर बताओ, ये सब एसिड्स हैं। अब इंक्रीज डिक्रीज जी, स्लाइड्स खरीदी है तो बढ़ जाएगी, ये भी खरीदी है बढ़ जाएगी, ये भी खरीदा है बढ़ जाएगा, जबकि कैश डिक्रीज हो जाएगा और बैंक भी। अब रूल लगाएं आप, एसिड बढ़ने पर और फर्नीचर, सॉरी, एसिड बढ़ने पर डेबिट, एसिड बढ़ने पर डेबिट और एसिड कम होने पर क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट। अब अमाउंट बताएं, अमाउंट कितने कितने हैं? सप्लाइज का अमाउंट 10,000, फर्नीचर का अमाउंट 15,000। तो आप सप्लाइज 10,000, फर्नीचर 15,000 और इक्विपमेंट भी हमारा 10,000। तो इक्विपमेंट आपने लिख लेना है 10,000। अब आप मुझे बताएं कैश कितने से कम होगा? 25, क्योंकि हमने सप्लाइज और फर्नीचर की पेमेंट कैश की मदद से की है, और 10,000 से हमारा बैंक कम हो जाएगा। अब आप बताएं जरा, कितने डेबिट हैं? कितने डेबिट हैं? 3 डेबिट हैं और 2 क्रेडिट हैं। डेबिट क्रेडिट की क्वांटिटी बराबर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन डेबिट के अमाउंट का सम, अरे हो भी सकती है भाई डेबिट क्रेडिट की क्वांटिटी बराबर। ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रांजेक्शन में 3 डेबिट हो रहे हो 3 क्रेडिट हो रहे हो, ऐसा हो सकता है 4 डेबिट हो रहे हो 4 क्रेडिट हो रहे हो सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही यही हो। जैसे यहाँ पर तो नहीं हो रहा, यहाँ 3 डेबिट है 3 क्रेडिट है, तो डेबिट के अमाउंट का सम कितना बन रहा है? 35। क्रेडिट के अमाउंट का सम भी कितना बन रहा है? 35। तो इसका मतलब हमने सही किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? इक्विपमेंट खरीदी उधार पर मिस्टर जाहिद से 15,000 की। चलें बताएं
हाँ, इक्विपमेंट बढ़ गया। और क्या बढ़ा था? लायबिलिटी। अब ये जो लायबिलिटी हम पहले लिखा करते थे ना, वहां इक्वेशन में जगह नहीं होती थी, इस वजह से लायबिलिटी को हम लायबिलिटी लिख के बैठे हुए थे। हालांकि जिस तरीके से एसिड के डिफरेंट टाइटल्स होते हैं ना, वैसे लायबिलिटी के भी डिफरेंट टाइटल्स होते हैं। वहां क्यों नहीं बताए थे? जगह पहले नहीं होती थी। अब मैं आपको लायबिलिटी का पहला टाइटल बता रहा हूं आज, वो टाइटल है अकाउंट्स पेबल। क्या टाइटल है? अकाउंट्स पेबल इज द लायबिलिटी टाइटल। अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की और ओरल बात की हुई है तो अकाउंट्स पेबल, और सप्लायर को पेमेंट नहीं की राइटिंग में बात की हुई है तो नोट्स पेबल। तो दो टाइटल बता दिए मैंने आपको। लायबिलिटी जब भी आएगी, फिलहाल आपको दो टाइटल्स में से कोई एक टाइटल यूज करना है। कौन कौन से? अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल। तो अभी यहां पर मैं अकाउंट्स पेबल का टाइटल यूज करूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हमने ओरल प्रॉमिस किया है या रिटर्न तो ओरल होगा। प्रॉमिस, ये कौन सा प्रॉमिस है? पेमेंट वाला। वो जो अकाउंट रिसीवेबल था वो एसिड था, वो पैसे लेने हैं वो वाले। बहरहाल, तो लायबिलिटी जब भी आएगी आपको क्या लिखना है? अकाउंट्स पेबल या नोट्स पेबल। अभी तो अकाउंट्स पेबल लिखेंगे। नेचर बताएं, एसेट। और अकाउंट पेबल की नेचर लायबिलिटी। अब बताओ क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज? हाँ, इक्विपमेंट भी इंक्रीज, अकाउंट पेबल भी इंक्रीज। अब रूल लगाएं, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो अमाउंट बताएं। 15,000। अब देखिए हमें मालूम चल गया कि क्या डेबिट हो रहे हैं। हमें मालूम चल गया कि क्या डेबिट हो रहा है। बताओ ना क्या डेबिट हो रहा है। भाई क्या हो गया? क्या डेबिट हो रहा है बेटा? भाई क्या डेबिट हो रहा है? टाइटल लिखा हुआ तो है। अल्लाह के बंदे, क्या क्रेडिट हो रहा है? अकाउंटेबल। इस ट्रांजेक्शन में भी हमें मालूम चल गया कि क्या डेबिट हो रहा है। बोले, सप्लाईज, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। और क्या क्रेडिट हो रहा है? कैश और बैंक। यही हमारा मकसद था। इस ट्रांजेक्शन में ये मालूम चल रहा है कि क्या डेबिट हो रहा है? कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। और क्या क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल। यही हमारा मकसद था, हमें मालूम करना था कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। अब हमने दो क्वेश्चंस कर लिए और दोनों में क्या तरीका है एनालिसिस करने का? टाइटल निकालो, नेचर लिखो, इंक्रीज डिक्रीज, और फिर रूल लगा दो। अब क्वेश्चन नंबर 3, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू किया है किसने? कारा ने। तो आप बताएं, सबसे पीछे से बैठे हैं, पहली डोनेशन में क्या क्या टाइटल्स आएंगे? देख लें आप। कारा ने कमिंस किया ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस, कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख। वही बताएगा सिर्फ टाइटल्स। कैश एक टाइटल आएगा, दूसरा टाइटल उसको बनाना था ना। इतनी मुश्किल ट्रांजेक्शन तो नहीं है। क्या आपने इक्वेशन घर पे सॉल्व की? नहीं की तो फिर नहीं पढ़ सकोगे बेटा। आपने इक्वेशन घर पे सॉल्व नहीं की, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हो। अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ये, वरना फिर फंस जाओगे। और कैपिटल बढ़ेगा ना। इक्वेशन में हमने कैश बढ़ाया था और कैपिटल बढ़ाया था। जो जो इक्वेशन की प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अभी कल मैं इसकी प्रैक्टिस दे दूंगा आपको। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो आगे वाला टॉपिक खराब करेगा आपको। कल दूंगा ना काम। उसके बाद क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 4 दिन में अगर कोई बंदा एक दिन में 2-3 क्वेश्चन ना कर सके तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि वो जाके एजुकेशन में मास्टर्स करे। वो भी मुश्किल होता है बेटा। बहुत प्रैक्टिस है अभी तो। आप देखें, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, करो, तेज करो, जितनी कर सकते हो करो। जब मैंने कल तुम लोग को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुम सारे सवाल एक दिन में करो, लेकिन कम से कम एक आध तो सवाल करके आए। आप कोई स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन करके आए ना, वो जवाब सही देगा, फौरन देगा। और जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब उसने देखा ही नहीं घर जाके, ऐसे आया है वो। आपको कम से कम एक दो क्वेश्चन तो करने चाहिए। वो मैंने 13 क्वेश्चन क्यों दिए? ताकि आप फिर फुल प्रैक्टिस 4-5 दिन में कर लें। एक दिन में थोड़ी करनी हो। लेकिन आज की क्लास में आपको लाजमी सवाल करके आना था, एक दो जो भी आप कर सकते थे। पुरानी प्रैक्टिस भी की हुई होती ना, वो 4 जो मैंने करवाए, तो आप करेक्ट आंसर देंगे बिल्कुल। तो इसमें 2 टाइटल्स आएंगे, कैश एंड कैपिटल। कैपिटल के आगे नाम भी लिखेंगे हम, मिस्टर कारा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर मैं स्टूडेंट को प्रैक्टिस देके आगे चले जाता हूं। अब वो प्रैक्टिस करते रहे जब तक कर रहे।
फिर जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहीं फंसते हैं तो वो आगे बाद में पूछ लेते हैं। लेकिन एक मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है हर टॉपिक की। मैंने आपको अगर 25 सवाल दिए एक टॉपिक में, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी? जो मैंने करवाया ना सवाल आज क्लास में, कम से कम वो पक्के आते हो आपको और आपने उनको राइटिंग में सॉल्व किया हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते आगे, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर आपको फिर आगे पास करना है पेपर सही तरीके से, तो आगे वाली रिक्वायरमेंट भी आप पूरी करेंगे। लेकिन अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का जो मैंने पढ़ाया है उसको राइटिंग में आपको प्रैक्टिस करके आना है। प्लीज नेचर बताएं आप। कैश की नेचर एसेट और इसकी नेचर क्या है? ऑनर्स इक्विटी। अभी एक स्टूडेंट थी, उसने ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, कैसे देखा? स्किमिंग करके जल्दी बड़ा बड़ा के देख लिया। एडजस्टमेंट बड़ा खतरनाक टॉपिक है वो, खतरनाक इस सेंस में उसको एक लफ्ज भी नहीं छोड़ सकते आप। और उसको जब प्रैक्टिस का सेशन आया, उसे एडजस्टमेंट बनानी नहीं आ रही, वो मेरे पास आ गई, सर वो मैं आपकी क्लास में तो नहीं पढ़ती, लेकिन मैं लेक्चर देख रही थी, लेकिन मुझे एडजस्टिंग इंटर की प्रैक्टिस में एडजस्टमेंट बनाना नहीं आ रही। तो मैंने उससे बोला, भाई आपने कौन कौन से लेक्चर देखे? वो सर मैंने छोड़ छोड़ के देखे। अरे छोड़ छोड़ के देखने में तो आपको एक लफ्ज भी समझ में नहीं आएगा उसको। अब अगर इक्वेशन कोई छोड़ छोड़ के पढ़े, 4 ही तो करवाया मैंने सवाल, तो उसमें हर क्वेश्चन में नई नई ट्रांजेक्शन हैं, तो उसको तो पता ही नहीं होगा नया पॉइंट कहाँ आने वाला है। वो छोड़ छोड़ के पढ़े, फिर बैठे इक्वेशन सॉल्व करने, हर सवाल में फंसेगा वो। इसी वजह से बेटा क्वेश्चन घर पे बैठ के रजिस्टर लिया आप लोगों ने? हाँ, मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में आपका रजिस्टर राइटिंग में सॉल्व करें। रजिस्टर देखना शुरू कर दूंगा मैं अगले वीक से। यू शुड हैव योर रजिस्टर विद यू। एसिड के बताएं आप, कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसी बहाने आप काम कर लेंगे। और ऑनर का राइट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट, और ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये हम पीछे ऊपर कर चुके हैं ना, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। कितना है? 5 लाख। ये भी 5 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी पुरानी है। कैश बैंक में जमा करवा दिया 1 लाख रुपए, तो इसको ऊपर से कॉपी कर देते हैं। दोबारा करवाऊं क्या? चले लिख देते हैं। क्या क्या आएगा बेटा? कितने रुपए जमा करवाएं? 1 लाख रुपए। तो क्या करेंगे? एक एसिड बैंक बढ़ेगा और एक एसिड कैश कम हो जाएगा। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा? ये हमने पढ़ा था इक्वेशन। बैंक की नेचर एसिड, कैश की नेचर भी एसिड। क्या बढ़ रहा है? बैंक इंक्रीज और कैश डिक्रीज। जी, एसिड इंक्रीज होता है तो, और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अमाउंट 1 लाख। मैं आपको सिलेबस में से कोई चीज छोड़वाऊं या सब पढ़ाऊं? और मैं सब पढ़ाऊंगा तो मुझे डिटेल में सारी चीजें पढ़ानी होती। मुझे सारी चीजें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है। वरना अगर मैं जल्दी जल्दी कुछ टॉपिक छुड़वा दूं, कुछ बता दूं, मैं एनालिसिस छुड़वा दूं, डायरेक्ट ओरल बता देता आपको, ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ऐसे देख लो। लेकिन मैं रिकमेंड ही नहीं कर रहा आपको। आपको कह रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। आप अगले क्वेश्चन की एनालिसिस लिख कर करनी है। जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा करेंगे आप, उसके बाद लिख कर नहीं करेंगे एनालिसिस, इन क्वेश्चन में करेंगे। आगे जाके हर एनालिसिस माइंड में कर रहे होंगे आप। उस वक्त अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन आई, नहीं समझ में आ रहा डेबिट क्रेडिट, फिर लिख के करो इस तरीके से। लेकिन अगर आपने राइटिंग में इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ये लिखना ही नहीं आएगा, आप भूल चुके होगे क्या एनालिसिस थी क्या। इस वजह से रजिस्टर बनाओ जी। परचेज ऑफिस सप्लाईज इन कैश, फर्नीचर बाय चेक एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। जी टाइटल्स बताने आपने, क्या क्या टाइटल्स आएंगे? ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट। बढ़ने वाले पहले लिखने आपने, तो पहले इनको लिख देते हैं। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर और इक्विपमेंट, ये बढ़ने वाले थे। अब कम होने वाले बताओ। ऑफिस सप्लाईज की पेमेंट कैश की मदद से की, कैश कम होगा। फर्नीचर की पेमेंट चेक की मदद से की, बैंक कम होगा। और इसकी पेमेंट नहीं की, इक्विपमेंट की, तो इसके अगेंस्ट अकाउंट पेबल आएगा। तो कितने टाइटल्स हो गए? कैश, यहां पे कैश आएगा, बैंक एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी थी ना इक्वेशन में, क्या हुआ था? हमने आउटसाइड का राइट बढ़ाया था, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? अकाउंट्स पेबल। ये हमने टाइटल्स निकाल लिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एरर कर सकता है। नया नया पढ़ा, कैपिटल जहां आना हो वहां कैपिटल नहीं लिखे, और जहां नहीं आना हो वहां कैपिटल लिख दे, एरर हो सकता है उससे। अब आप बताएं नेचर। इसकी नेचर तो एसिड है, ऑफिस सप्लाईज की। इसकी नेचर भी एसिड है, इसकी नेचर, इसकी, इन सब की एसिड है। और अकाउंटेबल की लायबिलिटी नेचर है। आपसे एमसीक्यू या कोई भी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि बताओ इसकी नेचर क्या है। आपको टाइटल दे दे और पूछे इसकी नेचर क्या है, आपको नेचर इस वजह से याद होनी चाहिए
जी हमने, अब बताएं क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर भी इंक्रीज, इक्विपमेंट भी इंक्रीज, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज, और कैश डिक्रीज और बैंक डिक्रीज। अब रूल लगाएं, एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है, फर्नीचर बढ़ता है तो एसिड बढ़ता है डेबिट, एसिड बढ़ता है तो डेबिट, एसिड कम होता है तो क्रेडिट, एसिड कम होता है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ये रूल याद कर लीजिएगा, लाइबिलिटी रूल याद कर लीजिएगा लाजमी। अब बताएं अमाउंट्स, क्या क्या अमाउंट है, 10, 25, 15। 10 से हमारा ऑफिस सप्लाईज, 25 से हमारा फर्नीचर, और 15 से हमारा इक्विपमेंट आ जाएगा, और यही चीजें यहां पर कॉपी हो जाएंगी। तो 35 से बढ़ रहा है कितना है, 50 से बढ़ रहा है, बल्कि 50 डेबिट है और 50 क्रेडिट है, ये है। नेक्स्ट बताएं, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए ना, तो डेबिट के अमाउंट को सम करेंगे तो 50 बन रहा है, क्रेडिट का भी 50 ही बन रहा है अमाउंट। इक्वेशन लाजमी कर लें प्लीज, फिर आप एनालिसिस की प्रैक्टिस कीजिएगा। डू नॉट ज्वाइन द प्रैक्टिस ऑफ एनालिसिस जब तक आप इक्वेशन सारी ना कर लें। इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, एनालिसिस में सिर्फ उतने क्वेश्चन तक कर सकते हैं आप जितना मैंने करवाया है। एनालिसिस में आगे वाले किसी क्वेश्चन की आपको एनालिसिस नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर इक्वेशन, सॉल्व देम, कंपेयर करें, सॉल्व करने के बाद जब इक्वेशन से मुतमईन हो जाए फिर एनालिसिस के क्वेश्चंस पे आइएगा। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू। नेक्स्ट 4, परचेज ड्राई क्लीनिंग मशीन फ्रॉम मिस्टर शम्स। क्या क्या टाइटल आए थे इसमें, ड्राई क्लीनिंग मशीन बड़ी थी और लाइबिलिटी बड़ी थी। वैसे नाम लिखा है तो हमने बताया था उधार पे होता है, तो अब यहाँ पे क्या टाइटल्स आएंगे 4 में जी, एक आएगा ड्राई क्लीनिंग मशीन और एक अकाउंट्स पेबल। आप बताएं, ये एसिड है और ये लाइबिलिटी है। अब इनकी डिग्रीज बताएं। अकाउंट पेबल के साथ भी नाम लिख सकते हैं सप्लायर का, लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा हूं अभी, एक वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा नाम कैसे लिखते हैं। अकाउंट पेबल के आगे नाम कब लिखा जाता है और कब नहीं लिखा जाता, ये मैं आपको आगे जाकर बुक ऑफ प्राइम एंट्री के चैप्टर में बताऊंगा। अभी आप नाम नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ कैपिटल के आगे फिलहाल और ड्राइंग के आगे नाम लिखेंगे, बाकी आप अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के आगे नाम नहीं लिखेंगे। रीजन उस वक्त बता दूंगा तो कंप्लीटली बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ता है। हाँ भाई, ड्राई मशीन इंक्रीज हो रही है क्योंकि परचेज किया है, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब रूल लगाएं, एसिड इंक्रीज होता है डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट। क्या अमाउंट है इसका, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ये हमारा काम हो गया। तो आपने देखा ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की एनालिसिस में हमने क्या किया अभी तक, ये मालूम किया क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। और यहां तक की ट्रांजेक्शन में खास बात है, वो खास बात ये है कि जो टाइटल्स आप निकाल रहे हैं ये टाइटल अकाउंट पेबल के अलावा सारे टाइटल इक्वेशन में जैसे लिखे थे वही वाले नाम लिखे हैं। इक्वेशन में बैंक लिखा था, यहाँ बैंक लिख रहे हैं, इक्वेशन में हमने कैपिटल लिखा था तो कैपिटल में लिख रहे हैं। सिर्फ हमने एक टाइटल चेंज किया है और वो क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में हमने अकाउंट टेबल लिखा है। अब जो ट्रांजेक्शन आ रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। ये तो सब आसान थी, ये एसिड है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सिंपल है। और हमने एक ही चीज को 3-3, 4-4 मरतबा कर लिया है। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक की इस ट्रांजेक्शन तक एक एक चीज है। बैंक वाली ट्रांजेक्शन है, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, 3 मरतबा आ गई है, एक जैसी चीजें हैं। अब आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह है कॉन्सेप्चुअल बात, गौर से सुनिएगा, ऐसे साइलेंट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हमें यह तो मालूम चल गया डेबिट क्रेडिट कैसे निकालते हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसको गौर से सुनिएगा। रेंडर सर्विस फॉर कैश, इक्वेशन में क्या किया था हमने इसका, एसिड का बताओ पहले, एसिड का बताओ पहले, क्या बड़ा था, कैश बड़ा था, और फिर कैपिटल बढ़ाया था। ये 2 चीजों को भी हमने चेंज किया था ना। और फिर हमने बाद में कहा था कि कैपिटल में हमने रेवेन्यू को ऐड किया ही,
और रेवेन्यू को कैपिटल में ऐड करने की वजह से रेवेन्यू का अलग से डाटा हमारे पास नहीं आ रहा था, यही मसला था ना। अब यहां पर अगर एनालिसिस में मैं वही काम कर दूं, क्या काम, मैं बोलूं भाई कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है, अगर मैं यही काम कर दूं तो मुझे बताएं ये कैपिटल में क्यों बढ़ा रहा हूं, किस वजह से बढ़ा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की वजह से, रेवेन्यू की वजह से। तो फिर क्या रेवेन्यू का डाटा नजर आ रहा है आपको अगर मैं कैपिटल लिख दूं तो फिर तो हमारा जो काम था कि भाई रेवेन्यू का अलग से डाटा मेंटेन करना है वो तो हुआ ही नहीं। इसी वजह से हम यहां पर कैपिटल को लिखने के बजाय कौन सी डायरेक्शन है ये, रेवेन्यू वाली, इन्वेस्टमेंट वाली डायरेक्शन में मैंने कैपिटल की जगह पे क्या लिखा है, कैपिटल ही लिखा है। इन्वेस्टमेंट में कैपिटल की जगह पे कैपिटल ही लिखा है मैंने। लेकिन जब रेवेन्यू वाली डायरेक्शन आई, फर्स्ट टाइम आई है, तो यहां कैपिटल की जगह पर मैं रेवेन्यू लिखूंगा। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का टाइटल लिखूंगा, और रेवेन्यू कल मैंने टाइटल बताया थे आपको, फी इनकम, कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, और आपको पता है सर्विस इनकम एक जनरल टाइटल है, हर जगह यूज हो सकता है। तो यहां पर कैपिटल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सर्विस इनकम। क्यों लिख रहा हूं ऐसा मैं, ताकि रेवेन्यू का भी अलग से डाटा मेंटेन हो जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर लेकिन जब सर्विस इनकम दिए, कैश आया है तो ऑनर का राइट तो बढ़ना चाहिए ना, एसिड बढ़ गया तो ऑनर का राइट तो बढ़ना चाहिए। आपने अभी रेवेन्यू लिख ली, ऑनर का राइट तो नहीं बढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, हम साल भर जब भी रेवेन्यू आएगी ना यही करते रहेंगे, क्या एसिड बढ़ाकर कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू लिखते रहेंगे, रेवेन्यू लिखते रहेंगे, रेवेन्यू लिखते रहेंगे पूरे साल। और जब साल का एंड आएगा तो सारे रेवेन्यू एक साथ लेकर कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल के बढ़ने वाला काम होगा या नहीं होगा, लेकिन कब, साल के दौरान या साल के एंड में, साल के एंड में। साल के दौरान क्यों नहीं कर रहे, वी नीड सेपरेट डाटा फॉर रेवेन्यू। और अगर हमने रेवेन्यू का ये टाइटल नहीं लिखा तो हमारे पास रेवेन्यू का डाटा नहीं होगा। रेवेन्यू का अलग से डाटा क्यों मेंटेन कर रहे हैं हम, भाई आप बताइएगा, ये हम क्यों कर रहे हैं, कैपिटल के जगह पे रेवेन्यू का अलग से डाटा क्यों लिख रहे हैं, रेवेन्यू का अलग से डाटा क्यों लिखा, तो इक्वेशन में नहीं है तो यहां क्यों कर रहे हो फिर ऐसे। आगे आगे बात बोल रहे हो, आगे वाली बात बोल रहे हो, पहले वाली बात तो बताओ, क्यों चाहिए रेवेन्यू का डाटा, प्रॉफिटेबिलिटी बोले ना आप। हाँ, मतलब ये जो रेवेन्यू है इसकी मदद से वो अपना इनकम या लॉस निकालेंगे। अब आपके पास जब रेवेन्यू का कंप्लीट डाटा होगा और एक्सपेंस का भी डाटा मेंटेन हुआ होगा, तो अब रेवेन्यू में से एक्सपेंस क्या कर लेंगे, माइनस। रेवेन्यू ज्यादा हुई तो इनकम हो गई, प्रॉफिट मालूम चल गया। रेवेन्यू कम होगी तो लॉस हो जाएगा। यानी वी नीड द सेपरेट डाटा फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये डाटा इक्वेशन में अवेलेबल नहीं था, हमने अलग से लिखा। अलग से लिखने का मतलब यही है कि साल भर कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू लिखते रहो, साल भर कैपिटल की जगह पे एक्सपेंस भी लिखते रहो, और साल का एंड आए तो रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस करो, इनकम या लॉस निकालो, और फिर सारी रेवेन्यू एक साथ कैपिटल में जाके ऐड कर दो, और सारे एक्सपेंसेस को एक साथ कैपिटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अभी नहीं करो, कहां पर, सर्विस इनकम रेवेन्यू का तो टाइटल है। रेवेन्यू के कितने टाइटल बताए थे कल आपको, फी इनकम, कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, कंसल्टेशन इनकम, रिपेयरिंग इनकम, एडमिशन इनकम, ये सारे रेवेन्यू के टाइटल्स हैं। तो रेवेन्यू लिखने के बजाय रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे इसकी नेचर रेवेन्यू है, दिस इज द टाइप। अब देखिए ना, ये हमने एसिड का टाइटल लिखा है ना, नेचर में एसिड लिखेंगे, लेकिन टाइटल तो ड्राई क्लीनिंग मशीन लिखूंगा ना। तो यहां पर सर्विस इनकम क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये बिजनेस ड्राई, ये यहां पे आप लोग क्या है, कराची ड्राई क्लीनर नहीं, अगर एक वो होते एजेंट तो मैं रेवेन्यू का डाटा तो लिखता, लेकिन क्या टाइटल लिखता, कमीशन इनकम। अगर कंसल्टेंट होता तो मैं क्या लिखता, सर्विस इनकम की जगह पे कंसल्टेशन इनकम। ये कहां से वहां पर बोल रहा हूं मैं, कल मैंने बताया आपको, कल लिखा हुआ है पूरी, मैंने आपको वो भेजी हुई है पीडीएफ। और अगर आपका रिपेयरिंग का बिजनेस है तो आप क्या लिखते हैं, सर्विस इनकम की जगह पे रिपेयरिंग इनकम। मतलब मेन बात यह है कि यहां कैपिटल नहीं लिखा हमने, कैपिटल की जगह पे हमें सर्विस इनकम, रिपेयरिंग इनकम, कमीशन इनकम, कंसल्टेशन इनकम ये लिखने हैं। वजह, वी नीड द सेपरेट डाटा। तो अब मैंने इसमें काफी तकरीर कर ली है, तो अब आपको मालूम चल गया कि इन्वेस्टमेंट जब होगी तो कैपिटल लिखना है, ऑनर का राइट बढ़ रहा होगा उसको बढ़ा दो अभी, लेकिन जब रेवेन्यू आएगी तो कैपिटल अभी नहीं बढ़ाएंगे, कैपिटल के बढ़ाने को डेफर कर देंगे, मुलतवी कर देंगे साल के एंड तक, और फॉर द टाइम बीइंग हम कैपिटल को बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिखेंगे। इसका मतलब है हमारे दोनों मकासद अचीव हो गए। पहला मकसद कैपिटल बढ़ाना, वो बढ़ जाएगा साल के एंड में, और दूसरा रेवेन्यू का सेपरेट डाटा वो भी आ गया। तो ये 2-in-1 वाली कहानी हो गई, तो अच्छा हो गया ना भाई। तो अब आप क्या, लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं करते थे हम, इक्वेशन में नो सेपरेट डाटा फॉर रेवेन्यू। जब भी रेवेन्यू आती थी एसिड बढ़ाते थे, कैपिटल बढ़ा देते थे। इक्वेशन में आपको वही करना है,
लेकिन एनालिसिस में और आज के बाद हर जगह जहां भी रेवेन्यू आएगी वहां कैपिटल को इंक्रीज करने के बजाय आप रेवेन्यू लिखेंगे। कैश की नेचर एसेट और सर्विस इनकम की नेचर रेवेन्यू। अब आप बताएं क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज? कैश इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू में इंक्रीज। रूल लगाओ, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। देख लीजिएगा रूल में जाके, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। रुपीज 50,000 कितना है बेटा? 2 लाख रुपए। अब आपको पता है कि आगे वाली दोनों ट्रांजेक्शन ऐसी हैं, तीनों सर्विस की थी ना, तीनों सेम टाइप की हैं। अगली बढ़ो, सर्विस इंकम थी, कैश मिला 3 लाख, 1 लाख बैंक में डाल दिया। इक्वेशन में क्या किया था वो बताओ, इक्वेशन वाला। कैश बढ़ाया था, बैंक बढ़ाया था और कैपिटल बढ़ाया था। अब यहां पर हम एनालिसिस में और आज के बाद हमेशा हम क्या करेंगे, हम कैश बढ़ाएंगे, ये इक्वेशन जैसा ही हो रहा है। बैंक भी बढ़ाएंगे, ये भी इक्वेशन जैसा हो गया। लेकिन कैपिटल लिखने के बजाय हम रेवेन्यू का डाटा मेंटेन करेंगे। अगर आपको ये बात मालूम है और आपको ये समझ में भी आती है तो आगे जाके इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस आएंगी। मैं आपको पूरा अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाऊंगा, पूरा एंड तक लेके जाऊंगा, पूरे साल के एंड तक। तो आप लोग देखेंगे एक दिन आएगा, ये जो इक्वेशन हमने रेवेन्यू अलग से लिखी है ना, मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगा उसको कैपिटल में। ये सारी कैपिटल में जाके ऐड हो रही होंगी। लेकिन आप देखेंगे उससे पहले हम इनकम निकालेंगे, बिजनेस की इनकम या लॉस निकालेंगे तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा। इनको खत्म कर देंगे, फिर कैपिटल में डाल देंगे, इनकम कैपिटल में ऐड कर देंगे, एक्सपेंस कैपिटल में से लेस कर देंगे। देखिएगा एक दिन आएगा क्लोजिंग प्रोसेस में, और उस दिन मैं आपसे पूछूंगा ये बात कि मैं ये क्यों क्लोज कर रहा हूं, तो आप बताइएगा। खत्म कर देंगे ना, साल खत्म तो रेवेन्यू कैपिटल में ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल हमने कैपिटल नहीं बढ़ाया। नेचर बताओ, एसेट और ये रेवेन्यू। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि सर्विस अंजाम देने से ऑनर का राइट बढ़ता है। दिस इज द मेन थिंग। ये है मेन बात जो इक्वेशन ने हमें बताई है। इक्वेशन नहीं पढ़ते हम, डायरेक्ट ये टॉपिक पढ़ते ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस इनकम लिखना पड़ता, तो आपको पता ही नहीं होता है सर्विस इनकम क्या क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। ये टेम्पररी टाइटल है जो कैपिटल को बढ़ाने के बजाय लिखा गया है। इसकी बहुत ही सेंस है, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत कंसोलिडेट करेगी ये बात। एक दफा ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट था, वो पहले से अकाउंटिंग पढ़ा हुआ था पुराना, उसने ये टॉपिक पढ़े हुए थे क्लोजिंग, लेकिन जब उसे ये बात पता चली तो वो हिल गया। उसे बहुत सारी चीजें उस वक्त एक ही सेकंड में समझ में आ गई कि वो पीछे क्या क्या करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था। उसने क्या किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, डायरेक्ट यहां से पढ़ा था, तो ये समझ में नहीं आता था सर्विस इनकम क्यों लिख रहे हैं इस तरीके। करना आता था उसको, लेकिन उसे जब मालूम चला कि ये तो असल में कैपिटल की जगह पे लिखा जा रहा है, तो उसका पूरा जो चक्कर था वो घूम गया अकाउंटिंग का। पूरी अकाउंटिंग जो भी उसने पढ़ा था वो सब यकजा हो गया। अब उसमें कोई ब्रेक नहीं रहा। दरमियान में ब्रेक हो तो चीज से कनेक्ट नहीं होगी ना, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। चले बताएं, इंक्रीज डिक्रीज बताएं। थैंक यू। और ये इंक्रीज और रेवेन्यू भी बढ़ेगी। अब बताओ, एसिड बढ़ता है तो डेबिट और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। जब हम लोग पढ़ते थे ना, हमें कोई बात अगर कॉन्सेप्चुअल, ऐसे मैं कुछ बोल रहा हूं आपसे, क्लिक नहीं हुई तो हम क्या करते थे, उसको लिख लेते थे। ये बात बोली गई लेकिन समझ में नहीं आई, लिख लिया उसको अपने पास नोटबुक में। जब रिवाइज करते थे वो चीज़ बार बार आती होती थी। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हमारी अकेडमी में एनवायरनमेंट ये था कि अगर 7 बजे क्लास है ना, 100% हमें जो है ना आधे घंटे पहले पहुंचना होता था। बहुत अच्छा इसको एज्यूम किया जाता था, और आधे घंटे में लाइब्रेरी में बैठना होता था, और जिस चीज़ की क्लास होती थी ना उसका पूरा रजिस्टर रिवाइज करना होता था, और फिर क्लास में हम लोग जाते थे। हो जाता था क्योंकि हम पहले से रिवाइज कर रहे होते थे ना। आप चीज़ को कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो, आपकी एक हैबिट बनी हुई हो, तो आपको फिर रिवीजन में कम टाइम लगेगा। भाई दिन में, हफ्ते में कितनी क्लासेस होती हैं? 3 दिन आपने रिवाइज किया, फिर 4 दिन नहीं किया, अगले 3 दिन आप दोबारा उसको खोल के देखोगे तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, ये है चक्कर। तो उसमें वो लिखी हुई होती थी चीज़ जो हमें समझ में नहीं आई, तो फिर आगे जाके ना वो चीज़ खुद ब खुद हमें क्लिक हो चुकी होती थी। फिर हम देखते थे यार एक दिन था ये चीज़ हमारे पे लिखी हुई थी, 100% क्लिक नहीं हुई थी, लेकिन अब 3-4 महीने बाद ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर वो लिखते ही नहीं हम अपने पास, तो आगे आके वो चीज़ हमें हमारे सामने से गुजर भी जाती, हम भूल चुके होते उसको। इसी वजह से जो चीज़ें आपको कम क्लिक करनी हो ना, उनकी नोटिंग किया करें।
दूसरों से उसके बारे में डिस्कशन किया करें। बहरहाल मर्जी आपकी। कितना है कैश, कितना बढ़ाऊं? 2 लाख, बैंक 1 लाख, और रेवेन्यू बढ़ेगी 3 लाख से। और ये हमने रेवेन्यू कैपिटल की जगह पे लिखी है और बाद में कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। बहरहाल लास्ट ट्रांजेक्शन सर्विस इनकम दी उधार पे 50,000। जी क्या क्या टाइटल्स आएंगे? अकाउंट रिसीवेबल, और इक्वेशन में क्या था? कैपिटल। अब यहाँ कैपिटल के जगह पे आप क्या लिखेंगे? सर्विस इनकम। जी नेचर बताएं? एसेट। सर्विस इनकम की नेचर रेवेन्यू। इंक्रीज डिक्रीज बताएं? दोनों इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर अमाउंट बताएं? 50,000। अब सुने, हमने 3 क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली। आप लोगों को सिर्फ इसको देखकर आना है कि ये हुआ था। राइटिंग में आपको क्या करनी है? अगर आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली है सारी, तो फिर आप इसको राइटिंग में प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ 3 क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन नहीं करना। चौथा मैं करवा लूं कल, तो उसके बाद आपके पास काफी टाइम होगा। नेक्स्ट वीक में आप ये एनालिसिस करके आइएगा, जितनी मुमकिन है उतनी करके आइएगा, क्योंकि मैं अगला स्टेप पढ़ाऊंगा आपको। क्योंकि हमने डिटरमिन तो कर लिया कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चौथा सवाल मुझे करवाना है। अब हम इसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ये देखिए इधर आए, हम लोगों ने आज जो काम शुरू किया था, आपको ये बताया था मैंने कि हमें अकाउंटिंग साइकिल पढ़ना है। और अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप क्या था? जनरलाइजिंग। उसमें क्या था? एनालिसिस पढ़नी है। ये हमने कर लिया, आज एक सवाल रह गया बस। उसके बाद हमें क्या करनी पड़ेगी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में यही डेबिट क्रेडिट लिखना होता है। कैसे लिखना होता है ये मैं आपको रिकॉर्डिंग में करवाऊंगा। और रिकॉर्डिंग कौन पढ़ सकता है? जिसको ये एनालिसिस आती हो। क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैं ये नहीं बताऊंगा क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। मैं तो आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, बताओ क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा लिखेंगे कैसे। इसी तरीके से लेजर में जाएंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर लेजर समझ में आएगा। लेजर पढ़ लिया, फिर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस समझ में आएगा। और मैंने स्टार बनाए हुए ना जिस पर, यही सबसे ज्यादा पढ़ने वाली चीजें हैं। अगर आपको एनालिसिस आती है, आप 15 मिनट में रिकॉर्डिंग सीख लोगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग आती है, 1 घंटे में लेजर पढ़ लोगे। और आपको लेजर आता है तो आप 5 मिनट में प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस सीख लोगे। फिर एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 1 घंटे में सीख लोगे। इनकम स्टेटमेंट सर्विसिंग बिजनेस पढ़ लें हम, आप सिर्फ 10 मिनट में इनकम स्टेटमेंट पढ़ लोगे। क्लोजिंग एंट्री 1 घंटे में। टाइम जो लेगा ना वो ये लेगा, एडजस्टमेंट्स एंड एनालिसिस। खास तौर पे एडजस्टमेंट ज्यादा टाइम लेता है। ये स्टार वालों पर ज्यादा मेहनत करनी है। ये टॉपिक आपको आगे वाले टॉपिक को अच्छा करने में हेल्प करेंगे। कोई सवाल पूछना है? यू कैन आस्क। अभी नहीं पूछ रहे, नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।